डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म यानी फर्म का विघटन। अगर एक साझेदारी बिजनेस जो पहले से चल रहा है वो कैसे विघटित होता है, वो कैसे बंद हो जाता है, और जब वो बंद होता है उसकी जब समाप्ति होती है तो किस प्रकार के हमारे लेखांकन समस्याएं आती हैं। कोई भी व्यवसाय बंद होगा तो उसकी संपत्तियों को नीलाम करते हैं, उसकी संपत्तियों को बेचते हैं, जहां जहां संपत्तियों से पैसा वसूल होता है उस सारी संपत्तियों से पैसा वसूल करते हैं, फिर दायित्वों का भुगतान करते हैं, फिर पूंजी का भुगतान करते हैं, व्यवसाय हो जाता है समाप्त, बंद। अब हमारा फर्म समाप्त हो रहा है, हम सभी संपत्तियों को बेच दिए, सभी दायित्वों का भुगतान कर दें, अब संपत्ति और दायित्व ही नहीं बचे हैं तो बैलेंस शीट किस काम का। तो जो भी लाभ हानि से संबंधित बातें होंगे या फिर जो भी संपत्ति साझेदार लेता है या फिर जो दायित्व का भुगतान की जिम्मेदारी साझेदार लेता है या खुद करता है, यहां पर आपका जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना होकर के पार्टनर्स करेंट अकाउंट आपको लेखा करना है। ठीक है, हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। विजय सर आ गए आपके पास पढ़ाने आप लोग का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट लेखा शास्त्र। और आज हम लोग जो है पार्टनरशिप का सबसे आखिरी चैप्टर समझने वाले हैं जो है हमारा डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म यानी फर्म का विघटन। अगर एक साझेदारी बिजनेस जो पहले से चल रहा है वो कैसे विघटित होता है, वो कैसे बंद हो जाता है, और जब वो बंद होता है उसकी जब समाप्ति होती है तो किस प्रकार के हमारे लेखांकन समस्याएं आती हैं, कौन कौन सी चीजें हम लोग लेखांकन में करते हैं, कौन कौन से खाते बनाते हैं और वो खाते किस प्रकार से बनते हैं। आज जो है इसके ऊपर हम लोग का ये जो है चैप्टर, ये जो है लेक्चर होने जा रहा है। तो चलिए हम लोग लेक्चर को शुरू करते हैं, क्योंकि वन शॉट है, आपको पता है समय कम होता है, चीजें बहुत ज्यादा होते हैं, तो जल्दी जल्दी में हम लोग को सारी चीजें बताना रहता है, एक एक चीजें आप लोग को समझाना रहता है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज हम लोग का लक्ष्य क्या है, हम लोग आज इस जो है लेक्चर में क्या क्या चीजें कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहला हम लोग का है जो है साझेदारी फर्म का विघटन। आखिर में साझेदारी फर्म का विघटन है, इसका अपना क्या अर्थ होता है, आखिर में विघटन आप क्या समझते हैं, इसके अर्थ को समझा जाएगा, इसके परिभाषा को समझा जाएगा। फिर इसके बाद साझेदारी का समापन और फर्म के समापन पर अंतर। ये दो चीजें हैं, एक है साझेदारी का समापन और दूसरा है फर्म का समापन। इन दोनों में बहुत सा कंफ्यूजन होता है, ये क्या होते हैं इनके बारे में भी हम लोग को समझना है। और फिर हमारा जो है तीसरा है फर्म के समापन की विधियां, यानी हमारा जो साझेदारी फर्म समाप्त होता है तो उसके में कौन कौन सी विधियां, किन किन विधियों से ये समाप्त होता है। और फिर हमारा जो है फर्म के समापन पर लेखांकन, यानी हमारा जो फर्म समाप्त होता है तो उस समय कौन कौन से लेखांकन करना पड़ता है, कौन कौन से खाते बनाना पड़ता है, उन सबके बारे में सीखना है। और यहां पर उन खातों के बारे में, जैसे कि वसूली खाता क्या होता है, पूंजी खाता कैसे बनता है, रोकड़ या बैंक खाता क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग को जो है इस चैप्टर में समझना है। तो फटाफट चीजों को हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है, किस प्रकार से है। तो हम लोग का ये चैप्टर है साझेदारी फर्म का विघटन, ठीक है, यानी डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये हम लोग को जो है समझना है, ये चीजों को हम लोग को जो है कवर करना है, पूरी तरह से देखना है कि भाई क्या क्या होना वाला है इस चैप्टर के अंदर। और इसी लेक्चर में ये पूरा का पूरा अच्छे तरीके से समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक बात। तो देखिए सबसे पहले कि आखिर में साझेदारी का फर्म का विघटन ये होता क्या, इसका अर्थ क्या होता है। तो पहली हेडिंग हमारा इसी से संबंधित है कि साझेदारी फर्म यानी साझेदार फर्म जिसको लिखा है, साझेदारी फर्म का विघटन ये होता क्या। तो जैसा कि आपको पता है कि एक साझेदारी का निर्माण जो होता है वो हमारा क्या होता है, उसके लिए जो विधान बना है उसका क्या नाम है, साझेदारी अधिनियम 1932, जिसे हम लोग भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 कहते हैं। तो उसी में इसके बारे में कुछ बातें बोला है। देखिए क्या बोला है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार क्या होता है, उसके अनुसार कि जब एक फर्म, ठीक है, के साथ के सभी साझेदार आपस में पूर्व स्थापित संबंध विच्छेद कर ले तो इसे साझेदारी फर्म का विघटन कहते हैं। ठीक बात। क्या बोला कि जब एक फर्म, यहां पे ये ब्रैकेट में जो लिखा है इससे कोई लेना देना नहीं हम लोग का, समझिएगा। जब एक फर्म यानी एक साझेदारी का व्यवसाय चलता है, ठीक है, एक साझेदारी जो व्यवसाय चलता है, फर्म का मतलब कौन सा, वही साझेदारी व्यवसाय, ठीक है, साझेदारी व्यवसाय, ठीक है। उसमें क्या बोल रहा है कि उसके सभी साझेदार, जैसे सभी साझेदार का मतलब क्या है, मान लीजिए ए बी सी, तीन साझेदार हैं ए बी सी, ये तीनों के तीनों साझेदार क्या करते हैं, आपस में पूर्व स्थापित संबंध, पूर्व स्थापित संबंध का मतलब वही जो साझेदारी संलेख बनाकर आपस में जो संबंध बनाए वो संबंध, ठीक है, वो संबंध क्या करें, विच्छेद कर ले। विच्छेद कर ले मतलब तोड़ ले, अपना बात कर रहे हैं, जो हम लोग का रिलेशनशिप था, जो संबंध था, जो व्यवसायिक संबंध था, उसे तोड़ दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही साझेदारी फर्म का विघटन कहते हैं। ठीक बात। अब होता क्या कि साझेदारी फर्म के विघटन के बाद, साझेदारी फर्म के विघटन के बाद फर्म का व्यवसाय अनिवार्यतः समाप्त हो जाता है। ये एकदम की पॉइंट समझिएगा। जब हमारा साझेदारी फर्म बंद होगा ना तो हमारा जो बिजनेस है, जो व्यवसाय, वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि व्यवसाय का समाप्त होना ही साझेदारी फर्म का समाप्ति कहलाता है। ठीक है, तो अनिवार्यतः समाप्त हो जाएगा, 100% समाप्त हो जाएगा। फर्म की संपत्तियों का विक्रय कर दायित्वों का भुगतान किया जाता है। देखिए जब भी फर्म समाप्त होगा तो आपको पता क्या करना होगा, हमारा व्यवसाय बंद हो रहा है, चाहे कोई भी व्यवसाय बंद हो, कोई भी, यहां पर तो फर्म की बात हो रहा है। तो समझिए जब भी व्यवसाय बंद होता है तो क्या होता है कि उस व्यवसाय की जितनी भी संपत्ति है सबको क्या जाता है, सबको किया जाता है बेचा। ठीक है, जितनी भी संपत्ति है उन सभी को बेचा जाएगा और बेच करके पैसा वसूल किया जाएगा। ठीक है, तो इसको बेचने से क्या प्राप्त होता है, इसको बेचने से जो है पैसा प्राप्त होगा। अब ये पैसा किसका है, अब ये पैसा फर्म में है। तो जाहिर सी बात है कोई भी व्यवसाय उसका केवल संपत्ति तो होता नहीं, उसके अपने दायित्व भी होते हैं।
है कि नहीं बात। तो जैसे ही उस संपत्ति को बेच करके जो पैसा आपके पास आ गया, उस पैसे से क्या होगा, उस पैसे से होगा सभी दायित्वों का भुगतान। ठीक है, उस पैसे से क्या होगा, सभी दायित्वों का भुगतान हो जाएगा। अब जब दायित्वों का भुगतान हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में यदि आपके पास पैसा बच गया तो फिर उसी पैसे से जो बैलेंस बचेगा, जो पैसा, ठीक है, जो बैलेंस आपके पास पैसा बचेगा, उस बैलेंस से क्या करना होगा, उस बैलेंस से हम लोग पूंजी का भुगतान करते हैं। किसकी पूंजी, तो पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो साझेदारों की पूंजी का फिर क्या होता है, फिर भुगतान होता है। यानी सबसे पहले एसेट्स बेचो, उससे पैसा वसूल करो। एसेट्स बेचने से जो पैसा वसूल हुआ उससे क्या हुआ, उससे दायित्व का भुगतान करो। दायित्व का जब सारा भुगतान कर ले, बाहरी सभी लोगों का भुगतान हो गया, तो फिर आपके पास जो पैसा बचा उससे आप पूंजी का भुगतान करो। ठीक है, और इस तरह से भुगतान करने के बाद आपके पास एक भी रुपया नहीं बचना चाहिए, एक भी रुपया नहीं। यानी जो है बैलेंस जो है या तो कैश का या तो बैंक का, वो जीरो होना चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। सभी चीजों का जो है हिसाब किताब निपटारा हो गया, जीरो होना है। इसी तरीके से हम लोग लेखांकन में व्यवसाय को बंद करते हैं। कोई भी व्यवसाय बंद होगा तो उसकी संपत्तियों को नीलाम करते हैं, उसकी संपत्तियों को बेचते हैं, जहां जहां संपत्ति से पैसा वसूल होता है सारी संपत्ति से पैसा वसूल करते हैं, फिर दायित्वों का भुगतान करते हैं, फिर पूंजी का भुगतान करते हैं, व्यवसाय हो जाता है समाप्त, बंद। ठीक है, तो यही प्रक्रिया हमारा होता है। तो यही चीज आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि फर्म की संपत्तियों का विक्रय, ठीक है, फर्म की संपत्तियों का विक्रय कर दायित्वों का भुगतान किया जाता है। ठीक है, तथा दायित्वों के भुगतान के पश्चात यदि कोई राशि शेष हो तो उसे साझेदारी समझौते के अनुसार साझेदारों को वितरित कर फर्म का लेखा पुस्तकों में बंद कर दी जाती है। तो बोला ना कि अगर उसके पास कोई राशि शेष बच गया तो साझेदारों को वितरित किया जाएगा। लेकिन साझेदारों को कैसे रूप में वितरित किया जाएगा, साझेदारों को वितरित किया जाएगा उनकी पूंजी के लिए। क्योंकि हमारा जो फर्म का दायित्व होता है या किसी व्यवसाय का दायित्व होता है, दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। तो ये जो दायित्व का भुगतान हो रहा है ये एक्सटर्नल दायित्व, यानी वो बाहरी लोग जिनको पैसा देना बाकी है, तो उन सभी बाहरी लोग को पैसा दे दिया। फिर उसके बाद जो पैसा बचा वो उस दायित्व का भुगतान होगा जो इंटरनल होगा। इंटरनल दायित्व क्या होता है, जो पूंजी होता है, साझेदारों को लगाया गया, साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी, उनका जो पूंजी का शेष होगा वो साझेदारी फर्म का इंटरनल दायित्व होगा। तो फिर बाद में पैसा इंटरनल दायित्व को भुगतान किया जाएगा और भुगतान करने के बाद सभी खाते बंद कर दिए जाएंगे, सबका बैलेंस होगा जीरो। ठीक है, तो इस तरह से लेखांकन में फर्म का समाप्ति हो जाता है। ठीक बात। अब इसमें क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39, ठीक है, धारा 39 के अनुसार क्या बात बोल रहा है, ये बात बोल रहा है कि फर्म के समस्त, ठीक है, फर्म के समस्त साझेदारों के बीच साझेदारी समाप्त हो जाने को फर्म का विघटन कहते हैं। मतलब यही सेंस है कि अगर हमारा फर्म के साझेदार ए बी सी 3 है तो इनके बीच का जो साझेदारी है, यानी इनके बीच का जो व्यावसायिक रिलेशन है, साझेदारी क्या है, इनके बीच का व्यावसायिक रिलेशन, इस व्यावसायिक रिलेशन का टूट जाना, इस व्यावसायिक रिलेशन का समाप्त हो जाना, इसी को हम लोग फर्म का विघटन कहते हैं। कोई एक दूसरे के साथ अब जुड़ा नहीं है, कोई एक दूसरे के साथ अब जो है लिंक में नहीं है। तो पूरी तरह से जब व्यावसायिक रिलेशन टूट जाता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, इसी को हम लोग फर्म की समाप्ति कहते हैं। बात क्लियर है। तो ये तो हम लोग का हो गया फर्म की समाप्ति। और प्रोसेस क्या होगा लेखांकन में, प्रोसेस होगा कि एसेट्स बेचे जाएंगे, बेचने के बाद कैश कलेक्ट होगा, कैश कलेक्ट के बाद जो है लायबिलिटीज पेमेंट होगा, उससे कैश पेमेंट होगा, और फिर जो बैलेंस बचेगा उससे पूंजी का भुगतान होगा, और फिर सब चीज जीरो। ये हमारा लेखांकन में होता है। ठीक बात। चलो भाई आगे देख लेते हैं। अब आगे क्या होता है, अब हम लोग साझेदारी का विघटन कहते हैं। यहाँ पे बार बार मात्रा छूट गया, ठीक है। तो ये साझेदारी का विघटन देते हैं कि भाई आखिर में साझेदारी का विघटन क्या होता है। फर्म का विघटन समझ में, आप साझेदारी का विघटन देखिए। तो देखिए साझेदार के संबंधों में परिवर्तन, ठीक है, यहां पर होगा संबंधों, साझेदार के संबंधों में परिवर्तन साझेदारी का विघटन कहलाता है। ये क्या मतलब हुआ, साझेदार के संबंधों में परिवर्तन साझेदारी का विघटन कहलाता है। मतलब यहां पर यह है कि मान लीजिए आपके जो है व्यवसायी है ABC, ये तीन के तीन क्या है, पार्टनर है। अब ये तीनों आपस में जब पार्टनरशिप करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं पार्टनरशिप डीड, है ना बात, ये पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, यानी साझेदारी संलेख बनाते हैं। और साझेदारी संलेख ही तो साझेदारों के बीच में क्या करते हैं, रिलेशन स्थापित करते हैं, यानी संबंध स्थापित करते हैं, है कि नहीं बात। तो इन साझेदारी संलेख के अंदर यदि परिवर्तन होता है तो इससे क्या होता है, इससे आपका जो है पुराना वाला पार्टनरशिप डीड होता है कैंसल, और नया वाला डीड बनकर के तैयार हो जाता है। ठीक है, नया वाला डीड जो है तैयार हो जाता है। तो ये प्रक्रिया जब हमारा साझेदारी संलेख में परिवर्तन होता है, जब हमारे साझेदारों के मध्य जो संबंध होता है उसमें जब परिवर्तन होता है, तो इसी को कहते हैं साझेदारी की समाप्ति। क्या, फर्म की समाप्ति नहीं, साझेदारी की समाप्ति। क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, साझेदारी का विघटन यानी साझेदारी की समाप्ति। विघटन का मतलब समाप्ति, है ना, बात क्लियर है। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया क्या बोला है कि जब साझेदारों के मध्य में आपस में जो रिलेशन है, आपस में जो संबंध है वो टूट जाता है, वो खत्म हो जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं साझेदारी की समाप्ति। अब क्या बोला है दूसरे शब्दों में, देखिए तो दूसरे शब्दों में ये बोल रहा है कि साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने, अथवा नए साझेदार फर्म में प्रवेश करने, अथवा किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने या मृत्यु होने पर फर्म का पुनर्गठन, साझेदारी का विघटन,
फर्म का पुनर्गठन साझेदारी का विघटन या समापन कहलाता है। ठीक है, आपने अभी सारे चैप्टर्स पढ़े ना, उसमें क्या था, विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन, फिर नए साझेदार का प्रवेश, फिर साझेदार का अवकाश ग्रहण या साझेदार का मृत्यु, ये सारी चीजें पढ़ा। ये सभी प्रक्रिया में हम लोगों ने क्या देखा, फर्म का पुनर्गठन हुआ। और जो फर्म का पुनर्गठन जब होता है ना, वही परिस्थिति है आपका साझेदारी की समाप्ति का, साझेदारी की समाप्ति। अब साझेदारी की जब समाप्ति होती है तो फर्म समाप्त हो जाए ये जरूरी नहीं है, फर्म तो स्टार्ट हो सकता है। भाई आपने देखा है कि पार्टनरशिप डीड बदल जा रहा है, पुराना डीड कैंसिल होकर नया डीड आ रहा है, अपना बिजनेस चल रहा है, लेकिन ये प्रक्रिया साझेदारी की समाप्ति कहलाएगी, क्योंकि यहां पर जो इनके बीच का रिलेशन था वो समाप्त हुआ कि नहीं, वो टूटा कि नहीं, वो खत्म हुआ कि नहीं। लेकिन अगर ऐसा होगा इनके बीच का रिलेशन भी समाप्त हो जाए और जो व्यवसाय चल रहा है वो भी बंद हो जाए, तो ऐसे को क्या कहेंगे, ऐसे को हम लोग कहेंगे फर्म की समाप्ति। अब हमारे पास फर्म ही नहीं बचा, वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। ठीक है, अब इसी चीजों को, इन दोनों शब्दों में इतना ज्यादा सिमिलरिटी लगता है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है, इसी वजह से इनके बीच में हम लोग अंतर देखते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम को लेते हुए। ठीक है, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट है, ये अंतर आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, साझेदारी फर्म का विघटन, हेडिंग यहां पर हो गया क्या, साझेदारी की समाप्ति। ठीक है, साझेदारी का समापन तथा फर्म के समापन में अंतर। ठीक है, ये अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग को ये जो है अच्छे तरीके से देख लेना है कि भाई इन दोनों में कैसे कैसे अंतर है, क्या क्या चीजें हैं, फटाफट समझते हैं। तो यहां पर हमारे जो है अंतर जब भी होगा तो क्या होता है, अंतर के आधार हो गए, फिर उसके बाद अंतर के पॉइंट होंगे। इस तरह से ही अंतर याद करिएगा, ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो पहला अंतर का आधार क्या है कि संबंध की समाप्ति। ठीक है, किसमें कैसे संबंध की समाप्ति होता है, ध्यान रखिएगा। जो साझेदारी का समापन होता है उसमें क्या होता है कि साझेदारी की समाप्ति में सभी साझेदारों के मध्य संबंधों का समाप्त होना आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं कि सारे के सारे साझेदार आपस में संबंध खराब कर लें। ऐसा भी हो सकता है कि आपका, यहां से समझिए, ऐसा भी हो सकता है कि आपका ए बी सी, ठीक है, ए बी सी जो है ये 3 साझेदार थे और एक व्यक्ति फर्म छोड़ के चला जा रहा है, तो ए और बी आपस में बचे हैं ना, तो इनका तो संबंध अभी बना हुआ है ना बात। तो यही बात यहां पर बोल रहा है क्या कि साझेदारी की समाप्ति में सभी साझेदारों के मध्य संबंध समाप्त होना आवश्यक नहीं है, बल्कि उनके संबंधों में परिवर्तन भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि सभी साझेदार आपस में संबंध बदल लें, आपस में संबंध समाप्त कर लें, बल्कि क्या हो सकता है, संबंधों में परिवर्तन भी हो सकता है। मतलब क्या है, मतलब ये भी हो सकता है कि ए बी सी जो है 3 साझेदार थे, आपस में जो है पार्टनरशिप फर्म में अपना रिलेशन बना के, यानी अपना डीड बना के चल रहे थे। ठीक है, अपना जो है पार्टनरशिप डीड बना के चल रहे थे। अब हुआ क्या कि इनमें से कोई आया गया नहीं, बल्कि क्या हुआ, यही तीनों मिल करके क्या बोले कि नहीं भाई अब हम लोग जो है नए तरीके से अपना बिजनेस किया जाए, यानी ये तीनों मिल करके जो है नया पार्टनरशिप डीड बना लिए। ठीक है, अब नया पार्टनरशिप डीड बना लिए, पुराना वाला कैंसिल कर दिया, तो इसे भी फर्म का पुनर्गठन कहेंगे और साझेदारी की समाप्ति कहेंगे, है ना बात। जरूरी नहीं कि संबंध समाप्ति हो सकता है कि नए तरीके से संबंध में परिवर्तन करके नया संबंध बना लिया जाए, तो भी हमारा साझेदारी की समाप्ति कहलाता है। ठीक बात। इसी तरह यहां पे बोल रहा है कि फर्म की समाप्ति में सभी साझेदारों के मध्य संबंध अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाता है। लेकिन जब व्यवसाय ही समाप्त हो जाएगा तो फिर कैसा रिश्ता, फिर कैसा संबंध। जब व्यवसाय ही नहीं बचा तो काहे का साझेदार और काहे का कोई संबंध। ठीक है, तो यहां पर संबंध अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाता है, वो भी कैसा, सभी साझेदार हो गए। ठीक बात। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्यवसाय पर प्रभाव। किसका कैसे व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है, तो देखिए साझेदारी की समाप्ति से व्यवसाय का अंत होना आवश्यक नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप जो है रिटायरमेंट ले रहे हैं तो व्यवसाय बंद हो जाता है, एडमिशन हो रहा है तो व्यवसाय बंद हो जाता है, या प्रॉफिट एंड लॉस अनुपात में चेंज करें तो व्यवसाय बंद हो जाता है, या किसी साझेदार की मृत्यु होती है तो व्यवसाय बंद हो जाता है। ऐसा तो होता नहीं, वहां पे रिकंस्ट्रक्शन होता है, यानी व्यवसाय को पुनः स्थापित करके चलाया जाता है और साझेदारी जो है व्यवसाय आराम से निरंतर चलता रहता है जैसा चलना है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। जैसे यहां पर देखिए पुराना डीडी बंद हो गया और नया डीडी स्टार्ट हुआ, इससे व्यवसाय थोड़ी ना समाप्त हुआ, इससे तो केवल संबंध परिवर्तन है, फर्म का केवल पुनर्गठन हुआ, है ना बात। ठीक है, तो यहां पर व्यवसाय समाप्त नहीं होता, बल्कि यहां पर क्या होता है, अब क्योंकि ये फर्म की समाप्ति थी, यहाँ पे व्यवसाय समाप्त हो जाएगा, तो ये होगा कि फर्म की समाप्ति से व्यवसाय का अनिवार्य रूप से अंत हो जाता है, सभी साझेदारों का संबंध भी समाप्त हो जाता है, व्यवसाय भी समाप्त हो जाता है। ठीक बात। नेक्स्ट क्या है, संपत्ति एवं दायित्व पर प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए साझेदारी की समाप्ति में फर्म की संपत्ति एवं दायित्व का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। जिस डेट पर आपका साझेदारी की समाप्ति हो रही है, यानी फर्म पुनर्गठित हो रहा है, तो जब फर्म पुनर्गठित होता है तो सारे संपत्ति और सारे दायित्व पुनर्मूल्यांकित किया जाते हैं, नए मूल्य पे उनको लिखा जाता है। ठीक है, उस समय का मूल्य जो होगा उस मूल्य पे लिखा जाता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर संपत्ति और दायित्व क्या होता है, तो उनका भुगतान होता है भाई। तो यहां पर होता है कि फर्म की संपत्ति में संपत्तियों की वसूली एवं दायित्व का भुगतान किया जाता है।
तो यहां पर क्या हो जाता है कि फर्म की संपत्ति किया जाता है कि फर्म की संपत्ति की वसूली की जाती है और दायित्वों का भुगतान किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर संपत्ति में हटा दीजिएगा, फर्म की संपत्तियों की वसूली एवं दायित्वों का भुगतान किया जाता है इस घटना में। सारे संपत्ति बेच दिए जाते हैं, उससे वसूल किए जाते हैं और जितने भी दायित्व उनका भुगतान कर दिया जाता है, पूरा खाता कर दिया जाता है बंद, समाप्त। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट बात देखिए, संपत्ति का बंटवारा। तो होता क्या है कि साझेदारी की समाप्ति पर फर्म की संपत्ति का बंटवारा नहीं किया जाता। काहे करेंगे भाई, संपत्ति रखना है, बिजनेस को आगे चलाना है, बल्कि अलग होने वाले साझेदार को उसका हिस्सा दे दिया जाता है। लेकिन अगर कोई साझेदार फर्म छोड़ के जा रहा है, जैसे रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट जब हो रहा है तो उसके हिस्से की जो उसकी संपत्ति अगर वो लेना चाहता है तो उसको देते हैं या उस हिसाब से पैसा देते हैं, तो उसके हिस्से की संपत्ति उसको दी जाती है जो जा रहा है फर्म छोड़ के। बस ये नहीं कि सभी लोग आपस में संपत्ति बांटकर अपने अपने घर चल दिए, तो भाई व्यवसाय कौन चलाएगा, है ना बात। तो यहां पर व्यवसाय नहीं समाप्त हो रहा है, व्यवसाय चलता है, इसलिए जो है यहां पर सभी संपत्ति का बंटवारा नहीं होता है। ठीक बात। जबकि यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है कि फर्म की संपत्ति का दिशा में फर्म की संपत्ति का भी बंटवारा हो जाता है। फर्म की समापन, ठीक है, फर्म की समापन की दशा में, ठीक है, की दशा में, फर्म की समापन की दशा में फर्म की संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाता है। जब फर्म समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा, यहां पर फर्म की संपत्ति बांट दिया जाता है, सभी साझेदार आपस में बांट करके खत्म कर लेते हैं। ठीक बात, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्या है, लेखांकन प्रक्रिया। अब कैसे लेखांकन होता है, तो आपको पता ही है, ठीक है, आपको पता ही है क्या कि इसमें लेखांकन पुनर्मूल्यांकन खाता के माध्यम से किया जाता है। यहां पर जब लेखांकन होता है तो इसमें एक खाता बनता है जिसे हम लोग पुनर्मूल्यांकन खाता है, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो आपने बनाना सीखा है ना बात। लेकिन इस जगह पर फर्म की समाप्ति पर क्या होता है, इसमें लेखांकन वसूली खाता, ठीक है, ये नया खाता है, वसूली खाता के माध्यम से किया जाता है। यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, वसूली खाता बनता है, उसके हिसाब से इसमें लेखांकन किया जाता है। ठीक बात। फिर नेक्स्ट क्या है, लेखा पुस्तकों में लेखा पुस्तकें बंद करना। कैसे लेखा पुस्तकें बंद होता है, तो देखिए साझेदारी की संपत्ति, ठीक है, साझेदारी की संपत्ति, यहां पर फिर से समापन होगा, ठीक है, साझेदारी की समापन में फर्म की लेखा पुस्तकें बंद करना आवश्यक नहीं है। जब भी साझेदारी समाप्त होगा तो जरूरी नहीं कि फर्म की जो लेखा पुस्तकें बंद हो। क्यों बंद होगा, बिजनेस आगे लेके चलना है ना, जब बिजनेस आगे लेके चलना है तो लेखा पुस्तकें बंद क्यों करेंगे, नहीं होगा। लेकिन यहां पर फर्म के समापन में फर्म की लेखा पुस्तकें बंद करना आवश्यक होता है। जब फर्म समाप्त हो जाए तो सारे लेखा पुस्तक बंद होंगे। क्यों, क्योंकि बिजनेस आगे लेके चलना नहीं, वो तो खत्म हो जाएगा, वो तो समाप्त हो गया, तो इसलिए पूरा बंद हो जाएगा। ठीक बात। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है कि न्यायालय का हस्तक्षेप। किसमें न्यायालय का हस्तक्षेप होगा, इसमें नहीं होना है। साझेदारी के विघटन में न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। साझेदारी का जब समाप्ति होता है न्यायालय क्यों उसमें आएगा, न्यायालय का कोई लेना देना नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं। लेकिन जब फर्म विघटित होगा तब होगा, क्योंकि सारे काम न्यायालय की नजर में होता है। ठीक है, तो फर्म का विघटन न्यायालय के आदेश से किया जाता है, बात याद रखिएगा। फर्म जब भी विघटन होगा तो उसका न्यायालय के आदेश से सारे काम होता है। जैसे फर्म की संपत्तियों का जो रियलाइजेशन होता है, वसूली होता है, वो भी न्यायालय के नजर में होता है। दायित्वों का भुगतान होता है, वो भी न्यायालय के नजर में होता है। यानी पूरा विघटन का प्रोसेस न्यायालय के नजर में होता है फर्म के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, विघटन की सूचना। तो साझेदारी के विघटन की सूचना केवल आंतरिक पक्षकारों की होती है। यानी अगर साझेदारी बंद होता है ना तो केवल साझेदारों को पता चलता है कि साझेदारी का समापन हो रहा है। मतलब कोई साझेदार प्रवेश लेता है, कोई साझेदार रिटायर होता है, या फिर जो फर्म का पुनर्गठन होता है, लाभ हानि अनुपात बदलता है, ये सारी चीजें जो घटनाएं होती है तो केवल आंतरिक पक्षकार यानी जो अंदर के लोग हैं, व्यवसाय के लोग हैं, उन्हीं को ये सारी बातें जो है पता चलता है, उन्हीं को ये सारी बातों का ज्ञान होता है, उन्हीं पर इनका जो है प्रभाव पड़ता है ना बात। लेकिन बाहरी जो व्यवसाय जो बाहरी लोगों की नजर में जिस तरह से वैसे ही रहेगा, बाहरी लोग वैसे ही चल रहे हैं, वैसे ही मस्त है, वैसे ही एकदम झकास चल रहा है। ठीक बात, सबसे बढ़िया है। लेकिन जब फर्म का विघटन होगा तो फर्म के विघटन की सूचना आंतरिक एवं बाह्य दोनों पक्षों को होते हैं। जब फर्म बंद हो जाता है तो सभी लोगों को इसकी जानकारी होती है कि फर्म बंद हो गया। ठीक है, पूरी तरह से इसकी जानकारी होती है, फर्म का विघटन हो गया, फर्म की समाप्ति हो गया और सब चीज जो है समाप्त हो जाता है, सब चीज ऐसा हो जाता है। ठीक बात, क्लियर है, बढ़िया से। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्म के समापन की विधियां, ठीक है, फर्म के समापन की विधियां हमारा अगला बात है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि अपना फर्म समाप्त हुआ, हम लोग का मेन चैप्टर ही फर्म की समाप्ति है ना बात। तो फर्म की समाप्ति को कौन कौन सी विधियां, किन किन कारणों से हमारा फर्म समाप्त होता है, कैसे कैसे हमारा फर्म समाप्त होता है, अब हम लोग ये देखेंगे। तो पहला बात हमारा क्या होता है कि सभी साझेदारों की सहमति द्वारा। ठीक है, जैसा कि हमारा फर्म का निर्माण ही सभी साझेदारों की सहमति से होता है, तो यदि अगर सभी साझेदार चाहें कि हमें फर्म चलाना ही नहीं है, बंद कर देना है, तो ऑटोमेटिकली फर्म समाप्त होना है, क्योंकि वो चल ही नहीं सकता, क्योंकि सब साझेदार चाहते हैं फर्म ना चले। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि फर्म सभी साझेदारों की सहमति से समाप्त हो जाती है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, सहमति। तो फर्म जो है सभी साझेदार आपस में सहमति कर लें तो समाप्त हो जाएगा। तो पहला विधि यही है, ABC 3 साझेदार तीनों चाहते हैं फर्म समाप्त हो तो समाप्त हो जाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है ठहराव या ठहराव द्वारा समाप्ति। अब ठहराव द्वारा समाप्ति मतलब क्या है, जो साझेदारी समझौता है ना, उसी समझौता में ऐसा कोई प्रावधान है जिसके तहत इसको समाप्त करना अनिवार्य है, समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा कोई ताकत दे दिया जाए साझेदारी समझौते में, ऐसा कोई नियम डाल दिया गया जिसके तहत फर्म को समाप्त होना है, तो वो फर्म समाप्त हो जाएगा।
क्या बोला है? तो ये बोला है कि साझेदारी की स्थापना ठहराव द्वारा होती है। जो ठहराव होता है, जो अनुबंध होता है, वही साझेदारी की स्थापना करता है। भाई साझेदारी संलेख बनता है, साझेदारी समझौता होता है, तभी तो साझेदारी का जन्म होता है। वो नहीं रहेगा तो साझेदारी चल ही नहीं सकता है ना बात। तो उसी के हिसाब से इसका जन्म होता है। तो और इसी प्रकार सभी साझेदारों के ठहराव से अथवा साझेदारों के बीच किसी अनुबंध के अनुसार फर्म को समाप्त किया जा सकता है। तो जैसे साझेदारी समझौता फर्म का जन्म देते हैं, उसी साझेदारी समझौता के अनुसार फर्म को समाप्त भी किया जा सकता है, चाहे फर्म जो है निश्चित अवधि के लिए स्थापित हुई हो या नहीं। अगर आपने फर्म को कोई निश्चित समय के लिए स्थापित किया है तो भी वो जो है समाप्त होना है। और अगर आप फर्म निश्चित समय के लिए नहीं है बल्कि अनिश्चितकालीन के लिए भी हुआ है, लेकिन आपने समझौता में ऐसा नियम डाला है कि इस तरीके से फर्म को समाप्त किया जा सकता है, तो वो घटना करके, वो क्रम करके उस फर्म को समाप्त किया जा सकता है। ठीक बात। तो ये बात है। इसके लिए केस है मीर अब्दुल खालिक बनाम अब्दुल गफ्फारी का 1985 का। आप गूगल करेंगे तो उसमें आपको जो है इसके बारे में पता चल जाएगा कि कैसे वहां पर फर्म समाप्त हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? अनिवार्यता समाप्ति। अब हमारा फर्म कुछ कंडीशन में अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाता है ना बात, कि ये घटना घटित हुआ तो फर्म को निश्चित रूप से समाप्त करना ही करना है। जैसे क्या क्या है तो लिखा है इसमें, देखिए, किसी फर्म की समाप्ति अनिवार्य रूप से निम्नलिखित दशाओं में होती है। कौन कौन सी दशाओं में? तो सबसे पहला, सभी साझेदारों के या एक को छोड़कर सभी साझेदारों के दिवालिया घोषित कर दिए जाने पर। मतलब क्या है कि आपके पास, आप फर्म में 3 साझेदार हैं, ABC, ठीक है। अब ये तीनों के तीनों क्या हुआ? ये तीनों के तीनों दिवालिया हो जाए। अब दिवालिया क्या होता है भाई? दिवालिया जो होता है ना, यदि कोई भी व्यक्ति जिसकी संपत्ति कम हो जाए, यानी आपके पास एसेट्स कम है और दायित्व ज्यादा हो जाए, यानी आपको भुगतान ज्यादा करना है, तो ऐसे व्यक्ति को दिवालिया। और दिवालिया व्यक्ति के पास कोई भी अधिकार नहीं होता कि वो जो है व्यवसायिक अनुबंध कर सके, वो कोई समझौता कर सके, वो किसी समझौता में जाकर के अपने जो है अपने आप को व्यवसायिक समझौते में जोड़ सके, उसके पास ये अधिकार। तो ऐसे कंडीशन में यदि सारे साझेदार दिवालिया हो जाए तो क्या वो सब अनुबंध बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। जब वो अनुबंध नहीं बना पाएंगे तो जाहिर सी बात है फर्म चला ही नहीं पाएंगे, यानी फर्म समाप्त होना ही होना है। और यदि ऐसा भी होगा कि किसी एक को छोड़ दिया जाए, यानी A और B जो है ये केवल दिवालिया हो जाए, केवल ये दोनों के दोनों दिवालिया हो जाए, तो भी हमारा फर्म समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो C अकेला है वो भी साझेदारी व्यवसाय नहीं कर सकता, क्योंकि साझेदारी के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। अकेला C कैसे साझेदारी करेगा? ठीक बात। तो ये सभी कंडीशन में हमारा जो है फर्म समाप्त हो जाएगा। फिर दूसरा हमारा कंडीशन क्या है कि किसी ऐसी घटना के घटित होने पर जिससे फर्म के कारोबार को चालू रखना अथवा साझेदारी व्यवसाय के रूप में चालू रखना गैर कानूनी हो जाए। कोई ऐसा घटना घटित हो गया फर्म के अंदर जिसके वजह से साझेदारी व्यवसाय को चालू रखना जो है इलीगल हो जाए, साझेदारी व्यवसाय को चलाना जो इलीगल हो जाए, तो इस कंडीशन में भी फर्म अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाएगा। चाहे आपका जो है, किंतु इसमें एक बात और बताया, समझिएगा बात, किंतु जब किसी फर्म द्वारा एक से अधिक अलग अलग उपक्रम या काम किए जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपका एक फर्म है ABC फर्म, ठीक है, ABC फर्म, आपका ये फर्म है और ये जो है एक साथ जो है 2-3 काम कर रहा है, ठीक है। कोई काम कोई एक्स कंपनी का एक्स तरह का कोई काम कर रहा है, यानी वस्तु का प्रोडक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए कोई जो है वाई की तरह काम कर रहा है, यानी यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है, यहाँ प्रोडक्शन यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है, सब अलग अलग चैनल है, ठीक है। और यहाँ पर जो है कोई Z करके कोई दूसरा काम कर रहा है, मान लीजिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के तौर पे काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कर रहा है, ठीक है। अलग उपक्रम अलग अलग इंटरप्राइजेस बना के रखा है, यही ABC फर्म इकलौता। तो ऐसे कंडीशन में एक साथ ही काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? तो एक अथवा एक से अधिक उपक्रमों या कामों होना, इसको इस कंडीशन में एक या एक से अधिक उपक्रम का काम होना कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि कानूनी उपक्रमों या कामों के संबंध में फर्म को समाप्त नहीं कर देते हैं। यानी ऐसे कंडीशन में अगर आप जो है इस तरह से काम कर रहे हैं, एक से ज्यादा कर रहे हैं, तो समझिए एक बात, अगर कोई एक फर्म जो आ रहा है, मतलब एक काम जो है आपका इलीगल हो गया, तो आपका बाकी दोनों को समाप्त नहीं करेगा, केवल ये समाप्त होगा। इलीगल ये है ना, तो केवल इस बिजनेस पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अगर ये दोनों भी इलीगल हो गया तब भी ये जो है चलता रहेगा। तो ये बोल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आपका जो है अगर फर्म जो है इलीगल हो गया, कोई काम इलीगल हो गया, तो पूरा फर्म समाप्त हो जाएगा अगर एक से अधिक काम कर रहा है तो। लेकिन अगर एक ही काम करो तो पूरा फर्म समाप्त हो जाएगा, ठीक बात। तो ये बात हो गया यहाँ पर। तो इस समय अनिवार्य समाप्त हो जाता है। फिर इसके बाद क्या है? किसी आकस्मिक घटना के घटने पर समाप्ति। कोई घटना ऐसी होते हैं, कोई आकस्मिक घटना जिसको घटने पे फर्म जो है अनिवार्य रूप से, मतलब आकस्मिक घटना घटित होने पर समाप्त हो जाता है। जैसे साझेदारों के बीच में किसी अनुबंध के अभाव में कोई भी फर्म, अगर साझेदारी अनुबंध ही नहीं बना है, यानी साझेदारी समझौता नहीं बना है, अगर साझेदारी समझौता नहीं बना है, साझेदारी संबंध नहीं बना है, साझेदारी अनुबंध नहीं बना है, यानी कुल मिला के कहा जाए तो इसका मतलब हुआ संलेख नहीं हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? संलेख नहीं हो, ठीक है। क्योंकि समझौता हमारा लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है, तो मौखिक समझौते से भी फर्म चल सकता है ना बात। तो जब मौखिक समझौता है यानी साझेदारी संलेख नहीं हो, तो कुछ कारण होते हैं, कोई घटना ऐसी होती है जिसके घटने पर फर्म समाप्त हो जाता है। जैसे पहला, यदि किसी निश्चित अवधि के
लिए स्थापित की गई है तो उस अवधि के बीतने पर, यानी अगर समझौता नहीं है और आपका फर्म जो है 5 साल के लिए आपने स्थापित किया तो 5 साल बीता, फर्म समाप्त हो जाना है। ठीक है, यदि किसी एक या एक से अधिक, ठीक है, एक या एक से अधिक उपक्रम या काम करने के लिए स्थापित की गई हो तो उनके पूर्ण होने पर, वही बात हो गया यहां पर भी कि जो भी काम के लिए आप फर्म स्थापित किए हैं भाई वो काम ही कंप्लीट हो जाएगा तो आपका फर्म समाप्त हो जाएगा। फिर क्या है, किसी साझेदार की मृत्यु पर, अब आपने जो है साझेदारी फर्म चलाया था, आपके पास साझेदारी संलेख नहीं है, साझेदारी समझौता नहीं है और कोई साझेदार मर गया तब भी फर्म समाप्त हो जाएगा। ठीक बात। और किसी साझेदार के दिवालिया घोषित हो जाने पर भी समाप्ति हो जाएगी। जैसे मृत्यु है, एक आदमी चला गया, उसे तो दिवालिया भी है कि वो आदमी चला गया। ठीक है, तो इस घटना पर भी हमारा फर्म समाप्त हो जाएगा। तो ये सब कब होगा, जब संलेख नहीं होगा। ठीक है, तो इन कंडीशन में ऐसे ऐसे घटना घटित होने पर फर्म समाप्त हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, फिर नेक्स्ट हमारा है कि ऐच्छिक साझेदारी। ठीक है, ऐच्छिक साझेदारी की सूचना द्वारा समाप्ति। अब देखिए साझेदारी का स्थापना जब होता है ना तो साझेदारों के अपने कई टाइप्स होते हैं, उनके स्थापना, उनके अनुबंध में जुड़ने, वो साझेदारी व्यवसाय में जैसे जुड़ते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, तो उसी तरह एक साझेदारी होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऐच्छिक साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी अपनी इच्छा से आता है, अपनी इच्छा से जाता है, अपनी इच्छा से सारी काम करता है, अपने इच्छा से अनुसार फर्म को समाप्त भी कर सकता है। ठीक है, ऐच्छिक साझेदारी है, हम लोग इतने दिन के लिए जुड़े हैं, फिर अपनी इच्छा के अनुसार साझेदारी व्यवसाय बंद कर सकते हैं, यही बात है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे देखिएगा जब साझेदारी एट विल यानी ऐच्छिक साझेदारी, ठीक है, हो तो ऐसी दशा में कोई भी साझेदार दूसरे सभी साझेदारों को फर्म को समाप्त करने की अपनी इच्छा की लिखित सूचना देकर फर्म को समाप्त कर सकता है। जब ऐच्छिक साझेदारी है, 3 साझेदार हैं, तीनों के तीनों ऐच्छिक साझेदारी के रूप में सब जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर अकेला एक आएगा वो भी इन दोनों को बोलेगा भाई हमको बिजनेस समाप्त करना है, अपना लिखित सूचना देगा और फर्म समाप्त हो जाएगा। ठीक बात, यही बात है। ठीक है, यदि सूचना में फर्म की समाप्ति की कोई तिथि दी गई है तो सूचना में दी हुई समाप्ति की तिथि से फर्म समाप्त हो जाती है। अगर उसमें सूचना जो दिया है उसमें तिथि भी दे दिया कि भैया इस डेट से फर्म समाप्त मानना है, तो उस डेट आते ही फर्म की समाप्ति, बाकी चाहे या ना चाहे, क्योंकि ये ऐच्छिक साझेदारी है। इच्छा से साझेदारी जन्म हुआ, इच्छा से साझेदारी किसी की भी। ठीक है, यदि तिथि नहीं दी गई है तो फर्म सूचना पहुंचने की तिथि से समाप्त होती है। और अगर फर्म ये सूचना में कोई तिथि नहीं है तो जैसे ही सूचना सब तक पहुंचा फर्म समाप्त, जैसे जैसे सूचना सब तक पहुंचा अपने आप फर्म समाप्त हो जाएगा। तो इसे कहते हैं हम लोग क्या है, ऐच्छिक साझेदारी में जो है ऐच्छिक समाप्ति हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट न्यायालय द्वारा समाप्ति। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ कंडीशन में न्यायालय खुद ही समाप्त कर देता है। जैसे अब क्या हुआ, दो लोग आपस में वाद विवाद करके पहुंच गए, 2-3 साझेदार आपस में जो है वाद विवाद करके न्यायालय के पास पहुंच गए, कोर्ट के पास पहुंच गए, तो कोर्ट इन सब कंडीशन आएगा, इन कंडीशन में फर्म को बंद कर देता है, फर्म की समाप्ति कर देता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है, किसी साझेदार द्वारा वाद प्रस्तुत करने, वाद का मतलब क्या होता है, वाद का मतलब मुकदमा। ठीक है, वाद का मतलब क्या, मुकदमा। ठीक है, वाद प्रस्तुत करने पर न्यायालय निम्नलिखित किसी आधार पर फर्म को समाप्त करने का आदेश दे सकता है। इन सब आधार पे, जैसे सबसे पहला किसी साझेदार के पागल हो जाने पे, कोई एक साझेदार पागल है तो जाहिर सी बात है उसके साथ धोखा हो सकता है, पागलों के साथ जो है गेम किया जा सकता है, आसान किया जाता है। तो न्यायालय क्या कहता है, अगर कोई साझेदार पागल है तो फर्म को समाप्त कर दिया जाएगा कि भैया इस ऐसे उसके साथ नाइंसाफी होगा, उस पागल के साथ, है ना बात, तो फर्म समाप्त हो जाना है। फिर उसके बाद किसी साझेदार के अस्थायी रूप से अयोग्य हो जाने पर, अब कोई स्थायी रूप से, ठीक है, किसी साझेदार के स्थायी रूप से अयोग्य हो जाने पर, अब कोई साझेदार है ऐसा कंडीशन आया कि वो अस्थायी रूप से अयोग्य है, यानी कोई भी ऐसा कंडीशन आया जिसकी वजह से वो अब साझेदारी संबंध नहीं बना सकता है, साझेदारी अनुल्लेख नहीं कर सकता है, जैसे एक पागल घटना हो रहा है वैसे दिवालिया जैसे हो रहा है वो चीज है। ठीक है, अगर कोई भी इस प्रकार का कोई घटना होता है जिसमें लगता है न्यायालय को कि भाई ये साझेदार अब अयोग्य हो चुका है, अब ये बिजनेस करने लायक नहीं है, तो भी फर्म की वो समाप्ति करवा देता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, किसी साझेदार के दुराचरण के कारण, अब कोई साझेदार किसी प्रकार के दुराचरण के केस में दोषी पाया गया, है ना बात, दुराचरण का केस मतलब इस प्रकार का केस जिसके वजह से वो जो है साझेदारी अनुबंध करने के काबिल ना हो, कोई ऐसा केस जिसमें वो प्रूफ हो गया हो कि वो जो है गलत है, वो क्रिमिनल के कैटेगरी में चला गया, जो है अपराधी के कैटेगरी में चला गया, जो दुराचरण के कैटेगरी में चला गया, जिसके वजह से उसके पास से अनुबंध करने की ताकत चली गई, तो ऐसे कंडीशन में भी फर्म का समापन निश्चित है। ठीक है, न्यायालय कर देते हैं। फिर उसके बाद किसी साझेदार द्वारा जानबूझकर बार बार साझेदारी ठहराव भंग करना, अब कोई साझेदार ऐसा कि बार बार साझेदारी संलेख बना हुआ है, ठहरा हुआ है, साझेदारी संलेख में जो भी नियम कानून बने उसको बार बार तोड़े, अपने मन का काम करें, इधर उधर का काम करें, तो ऐसे कंडीशन में भी फर्म को न्यायालय अनिवार्य रूप से समाप्त करता है, क्योंकि ऐसे क्या होगा, फर्म को नुकसान होगा, सबको नुकसान होगा। फिर उसके बाद क्या है, किसी साझेदार द्वारा अपने हिस्से का हस्तांतरण करने पर, अब कोई साझेदार अपने हिस्से का हस्तांतरण किसी और के पक्ष में कर दे जबकि ये
सबकी रजामंदी से होगा, सब 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 कहेंगे तब जाके हो पाएगा, ठीक है। और वो भी प्रोसेस क्या है, एक रिटायर होगा, एक एडमिट होगा, तब जाके, है ना बात। लेकिन बिना इसके कोई साझेदार अपना जो हिस्सा है, अपना जो हक है, अपना जो अधिकार है, वो किसी और के पक्ष में हस्तांतरण कर रहा है, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, फर्म अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाएगा। ये सारे के सारे कंडीशन है, फर्म को जो है न्यायालय समाप्त करता है अनिवार्य रूप से। उसे लगता है कि भाई ये घटना घटित हो रहा है, फर्म नहीं चलना चाहिए, वो समाप्त कर देता है। इसके अलावा ये भी होता है, कोई व्यवसाय बार बार हानि की दशा में हो, ठीक है, कोई व्यवसाय बार बार हानि की दशा में, अब कोई व्यवसाय चल रहा है, वो बार बार उसको हानि हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में भी फर्म जो है समाप्त कर दिया जाएगा न्यायालय के द्वारा। क्योंकि बार बार हानि हो रहा है तो भाई बाकी साझेदार गए हैं वाद विवाद करने, जाहिर सी बात है ना, इसीलिए गए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि यार इस बिजनेस में डूबे, हमारा डूबा रहा है, खुद तो डूब रहा है, मेरा भी डूबा रहा है, बार बार हानि हो रहा है, तो हो सकता है कि कोई जानबूझ के हानि करवा के उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा हो, है ना बात। तो ऐसे कंडीशन बार बार जब हानि होता है तो भी फर्म जो है अनिवार्य रूप से न्यायालय समाप्त कर देता है ना बात, क्लियर है। तो ये सब कंडीशन है जिसकी वजह से न्यायालय जो है समाप्ति की जो है फैसला सुनाता है कि भाई फर्म समाप्त हो जाना चाहिए। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं। अब नेक्स्ट बात क्या है, फर्म के विघटन पर लेके। तो देखिए फर्म जब समाप्त होता है हमारा, जब फर्म विघटित होता है तो हमारे जो है मुख्य रूप से 3 चीजें बनती हैं। क्या क्या? सबसे पहला बनता है जिसे हम लोग कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट यानी वसूली खाता, ठीक है। सबसे पहला जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट यानी वसूली खाता, जो हम लोग यहां पर लिखे हुए हैं। दूसरा हमारा जो खाता बनता है उसे हम लोग कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी साझेदारों का पूंजी खाता, जो आप लोग पहले भी बना चुके हैं। कैसे बनता है, क्या बनता है, सब आपको पता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और तीसरा हमारा जो बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है हमारा कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है, कैश या बैंक अकाउंट। अब यहां पर बैलेंस शीट नहीं बनता है। आप कहेंगे क्यों नहीं बनता? तो देखिए भाई, बैलेंस शीट आपका एसेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंस को शो करता है। अब हमारा फर्म समाप्त हो रहा है, हम सभी संपत्तियों को बेच दिए, सभी दायित्वों का भुगतान कर दिए, अब संपत्ति और दायित्व ही नहीं बचे हैं, तो बैलेंस शीट किस काम का? नहीं रहेगा, ठीक बात। अब होता क्या है कि अब हमारा जैसे बैलेंस शीट टैली होना अनिवार्य होता है क्वेश्चन सही होने के लिए, उसी तरह जब हम लोग इस तरीके से फर्म का विघटन करेंगे तो वहां पर कैश या बैंक अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट बराबर आना चाहिए। इस वजह से नहीं क्योंकि टैली हो जाना है, नहीं, डेबिट और क्रेडिट इसलिए बराबर आना चाहिए क्योंकि डेबिट और क्रेडिट अगर बैंक बैलेंस बराबर आ गए या कैश बैलेंस बराबर आ गए, इसका मतलब क्या है, आपके पास कैश या बैंक का कोई शेष नहीं है और बचना भी नहीं चाहिए। फर्म में 1 रुपया भी नहीं बचना चाहिए, 1 रुपए की भी संपत्ति या दायित्व नहीं बचनी चाहिए। सब बांट करके खत्म कर देते, सारे खाते बंद हो जाते, सारे खाते जीरो हो जाते हैं, तो बैंक या कैश का बैलेंस भी जीरो होगा, इसलिए डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाना चाहिए। अगर ये हो गया मतलब आपने क्वेश्चन सही किया। तो इस तरीके से हमारा जो है फर्म के विघटन पे जो है लेखा होता है। ये 3 खाते बनते हैं जिसमें सबसे पहला हम लोग वसूली खाता कहते हैं, वसूली खाता यानी रियलाइजेशन अकाउंट। अब ये होता क्या है, नाम ही इसका वसूली खाता। वसूली का मतलब क्या होता है, पैसा प्राप्त करना, भाई वसूल हो रहा है, ठीक है। तो 2 तरीके वसूली खाता 2 चीजों की वसूली की बात करता है। एक, हम अपने संपत्तियों को बेच करके वसूल करते हैं, दूसरा हमसे लोग वसूल करते हैं। हमसे लोग वसूल करते हैं मतलब हमारे पास जो दायित्व है, दायित्व वाले जो लोग हैं, जैसे लेनदार हमारे हैं, वो हमसे लेते हैं, यानी हम संपत्ति को बेच के पैसा ले रहे हैं और लेनदार हमसे पैसा ले रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे वसूली का ही पूरा काम चलता है, इसी वजह से वसूली खाता कहलाता है। बात समझे, रियलाइजेशन अकाउंट कहलाता है। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें संपत्तियों को बेचा जाता है, उससे पैसा लिया जाता है, दायित्वों का भुगतान किया जाता है, और इस सारी घटना में अगर लाभ होता है या हानि होता है तो उसी लाभ और हानि को ज्ञान करने के लिए, उसी लाभ और हानि को निकालने के लिए यह खाता बनाया जाता है, ठीक बात। तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आया कि ये खाता लाभ और हानि की ज्ञात के लिए बनाया जाता है। तो जाहिर सी बात है ये खाता कौन सा खाता होगा, तो ये खाता एक नाम मात्र खाता है। जब भी याद रखिएगा, जब भी आपका हानि या लाभ जिस खाते से निकलता है उस खाता को हम लोग कौन सा खाता कहते हैं, वो खाता हमारा नाम मात्र खाता होता है। तो वसूली खाता भी नाम मात्र खाता होता है। क्यों? क्योंकि ये संपत्तियों की बिक्री और दायित्वों के भुगतान और इन सब घटनाओं की वजह से जो भी लाभ या हानि होता है उसके ज्ञान के लिए बनाया जाता है, ठीक बात। यहां पर लिखा है क्या, तो देखिए लिखा है फर्म के विघटन पर एक विशेष, ठीक है, फर्म के विघटन पर एक विशेष खाता खोला जाता है जिसे रोकीकरण या वसूली खाता कहते हैं। इसका एक नाम रोकीकरण भी है, ठीक है, कहते हैं। उसकी यह एक नाम मात्र उसकी नहीं होगा यहां पर, यह एक नाम मात्र खाता होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, यह एक नाम मात्र खाता है, कौन सा, वसूली खाता, ठीक है। इस खाते को बनाने का उद्देश्य फर्म के विघटन पर उसकी संपत्तियों के विक्रय तथा दायित्वों के भुगतान से होने वाले लाभ हानि ज्ञात करना होता है। ये खाता किस लिए बनता है कि फर्म का विघटन हो रहा है तो उसमें संपत्ति का विक्रय और दायित्वों के भुगतान से जो भी लाभ हानि हो उसके लिए, ठीक है। तो फर्म की समस्त संपत्तियों किसको छोड़कर, रोकड़ तथा बैंक शेष को छोड़कर। क्यों?
जितनी भी फर्म की संपत्तियां हैं वो सारी की सारी संपत्तियां क्या है, वो सारी की सारी संपत्तियां आपको कैश देने वाली होंगी, रिलाइजेबल होंगी, उनसे पैसा निकल सकता है। लेकिन कैश और बैंक क्या है, वो पहले से ही आपका कैश या बैंक पहले से ही पैसा है। अब पैसे को बेच करके पैसा नहीं ना ले सकते हैं, या बैंक बैलेंस को बेच करके तो पैसा ले नहीं सकते भाई, वो तो खुद ही पैसा है। तो इसलिए उनको छोड़ दिया जाए, तो उनको छोड़ करके बाकी सारी संपत्तियां इसके क्या होती हैं, को इसके डेबिट पक्ष में अंतरित कर देते हैं, यानी इसके डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार क्या होता है, इसी प्रकार समस्त दायित्व किसको छोड़ करके, तो साझेदारों के ऋण, पूंजी तथा पुराने अविभाजित लाभों को छोड़कर। ठीक है, जो भी साझेदारों के अपने दायित्व हैं, यानी आंतरिक दायित्व, कौन कौन से साझेदारों का ऋण, अलग से ऋण खाता बनता है, उसमें हिसाब किताब होता है। ठीक है, तो यहां पर एक पार्टनर्स कैपिटल के साथ साथ पार्टनर्स लोन अकाउंट भी जुड़ सकता है, कभी कभी ये बनता है, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा है। तो अगर ऋण खाता है तो पार्टनर्स लोन अकाउंट अलग से बनता है। ठीक है, उसमें भुगतान होता है अलग से। बहुत जगहों पे जो है पार्टनर्स कैपिटल में ही पार्टनर्स लोन डाल दिया जाता है, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। बात समझे, क्लियर है। तो यहां पर क्या है कि हमारा जो है इस प्रकार समस्त दायित्व यानी साझेदारों के ऋण, पूंजी तथा पुराने अविभाजित लाभों को छोड़ दिया जाए, को उसके क्रेडिट पक्ष में अंतरित कर दिया जाता है, क्रेडिट पक्ष में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब इसमें क्या है, इसमें साझेदारों का ऋण अलग हो गया क्योंकि वो साझेदार का दायित्व है, पूंजी भाई उसका आंतरिक दायित्व है, पुराने अविभाजित लाभ जो साझेदारों का लाभ जो अविभाजित बचा हुआ वो भी उनमें बटना है, तो वो सारी चीजें, इन सभी चीज को छोड़ दिया है, बाकी सब चीज इसके किधर डाला जाएगा, इसके क्रेडिट में डाला जाएगा। अब ऐसे ये करने से क्या होता है, हमारा एसेट से हो गया रिलाइजेबल के डेबिट में गया, यानी एसेट हो गया राइट ऑफ, एसेट्स के बैलेंस जीरो, लाइबिलिटीज हमारा उसके क्रेडिट में चला गया, यानी लाइबिलिटीज हो गया राइट ऑफ, यानी लाइबिलिटीज का बैलेंस जीरो। तो हमारा एसेट्स और लाइबिलिटीज यहीं पर जीरो हो गया, उनकी वैल्यू डाउन हो गई, उनकी वैल्यू खत्म हो गई, क्योंकि अब वो रियलाइजेशन अकाउंट में चले गए, वो राइट ऑफ हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, आगे क्या होता है इसमें, तो इसी प्रकार यदि किसी संपत्ति के संबंध में किसी प्रकार का आयोजन हो तो उसे भी वसूली खाते में अंतरित कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बोला कि यदि किसी संपत्ति में कोई आयोजन हो, आयोजन का मतलब कोई प्रोविजन वगैरह बनाओ, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कोई हरास लगाओ, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, है ना बात। अगर इस प्रकार के कोई प्रोविजंस होते हैं तो उन्हें भी हमें संपत्ति का ये वसूली खाते के क्रेडिट में ही डालते हैं। ठीक बात समझ में आया, क्रेडिट में दो चीजें, समस्त दायित्व जाएगा या संपत्तियों पर होने वाले आयोजन जाएंगे, ये दोनों चीज को उसके क्रेडिट में डाल देंगे। ठीक बात। यदि आगे बता रहे, यदि पुस्तकों में ख्याति खाता विद्यमान हो तो उसे भी वसूली खाते के डेबिट पक्ष में अंतरित कर देते हैं। इसी प्रकार अगर आपके पुस्तक में ख्याति खाता है, जो कि जनरली होता नहीं है, लेकिन अगर दिया है, मान लीजिए एसेट्स में हमारा गुडविल भी है, तो उसे भी हम लोग को गुडविल को भी डेबिट में डालना पड़ेगा, जैसे सारी संपत्ति आ रही, गुडविल भी जाएगा। ठीक बात, डालते हैं। इसके फलस्वरूप उन सभी संपत्तियों एवं दायित्वों के खाते बंद हो जाते हैं। जैसे ही इन सभी चीज को हम लोग डेबिट क्रेडिट में डालते हैं तो क्या होता है, ये सब राइट ऑफ हो गए, राइट ऑफ हो गए तो यानी सभी का खाता बंद हो गया, सब हो गया जीरो। ठीक है, अब आगे क्या प्रक्रिया होगा, अब आगे प्रक्रिया ये हो गया कि संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त धनराशि किसी साझेदार द्वारा ली गई कोई संपत्ति दायित्वों के भुगतान एवं समापन व्यय संबंधी लेखे वसूली खाते में किए जाते हैं। बाकी ये सारी चीजें वसूली खाते में लिखे जाते हैं, जैसे संपत्तियों का विक्रय से जो पैसा प्राप्त हो रहा है, या किसी साझेदार द्वारा कोई संपत्ति ले ली गई हो, या साझेदार द्वारा कोई दायित्व का भुगतान का जिम्मेदारी ले लिया गया हो, या समापन का कोई व्यय हुआ हो, या दायित्वों का कोई भुगतान हुआ, ये सब चीजें इसके अंदर लिखा जाता है। और लिखने के बाद क्या होता है, इस खाते का शेष लाभ अथवा हानि प्रदर्शित करता है। बाद में इसका बैलेंस निकाला जाता है, वो बैलेंस या तो लाभ आएगा या तो हानि आएगा। ठीक है, जिसे साझेदारों के पूंजी खाते अथवा चालू खाते के लाभ हानि अनुपात में अंतरित कर दिया जाता है। बाद में क्या होता है, यही जो खाते का जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस है वो कहां जाएगा, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, है ना बात, वो कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, और हमारे किस अनुपात में जाएगा, तो भाई हमारा जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा PSR उसी के अंदर चला जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी लाभ विभाजन अनुपात, उसी के अंतर्गत हम लोग बांट करके लाभ हानि को लिख देंगे, किसमें, पार्टनर्स कैपिटल में, या फिर चालू खाता अगर है तो चालू खाता में। ठीक है, उसमें हम लोग डाल देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये खाता बन करके तैयार हो जाए। अब उससे संबंधित यहाँ पर अपने लेखांकन, जनरल एंट्री भी सीख लेते हैं कि कैसे कैसे होगा, फिर इसके बाद इसका प्रारूप देख लेते हैं कि फॉर्मेट क्या होगा, ये हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, जनरल एंट्रीज फॉर रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, क्या क्या होगा। सबसे पहले हमारा एंट्री क्या हुआ, आपके जो संपत्ति है वो किसमें चले गए, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हुए, जितनी संपत्ति है सारी। तो हमारा क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसके डेबिट में जाता है, और टू सन्ड्री एसेट्स, जो संपत्तियां हैं वो खुद क्रेडिट हो जाएंगे। एसेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं, अब वो रियलाइजेशन के डेबिट में जा रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया, और सारे एसेट्स जो खुद डेबिट थे वो खुद क्रेडिट हो गए। तो पहला एंट्री ये हो गया, किस मूल्य से, तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, जो संपत्ति का जो है किताबों में जो मूल्य है, जैसे मान लीजिए हमारा फर्नीचर 10,000 है तो 10,000 से फर्नीचर जाएगा, है ना बात, तो उसके बुक वैल्यू से जाएगा, यहां पर भी सेम अमाउंट जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, अब जितने भी प्रावधान है उन सब भी क्या होंगे, वो सब हमारे रियलाइजेशन अकाउंट के किधर जाते हैं, क्रेडिट में। कौन से प्रावधान,
संपत्तियों पे लगने वाले प्रावधान, संपत्तियों के अपने आयोजन, ठीक है, वो सब रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएंगे, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो गया। और खुद सब डेबिट हो जाएंगे, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये भी डेबिट होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये भी डेबिट होगा, और स्पेसिफिक रिजर्व और फंड अगर कोई है वो भी डेबिट होगा। ये सब हमारे डेबिट हो जाएंगे और रियलाइजेशन के किधर चले जाएंगे, रियलाइजेशन के हमारे क्रेडिट साइड में चले जाएंगे, यानी रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। वैल्यू एज पर बैलेंस शीट, यानी यहाँ भी बैलेंस शीट में जो वैल्यू होगा उसी अमाउंट से यहाँ पे डालना और सेम अमाउंट क्रेडिट में जाना है, ठीक बात। फिर अगला क्या है, फिर अगला हमारा जो होगा कि हमारे अब एसेट्स को बेचे जाएंगे और उससे जो पैसे निकलेंगे, कैश में बेचा गया, हमने उससे पैसा निकाला, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, कैश या बैंक जैसे भी बेचा जाए तो हमारा वो पैसा बैंक अकाउंट में जाएगा, क्योंकि पैसा हमारे पास बेचने पे आएगा, और रियलाइजेशन अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। क्यों क्रेडिट, रियलाइजेशन क्यों हो रहा है, एसेट बेचा रहा है, लेकिन फिर भी रियलाइजेशन इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि सारे एसेट्स क्या बन चुके हैं, सारे एसेट जो थे वो रियलाइजेशन अकाउंट बन चुके हैं, है ना, खुद एसेट्स क्रेडिट होके रियलाइजेशन में कन्वर्ट हो गया। तो जब भी एसेट बेचा गया तो क्या निकला, आपका क्या निकला, आपका रियलाइजेशन निकला, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन नाम होगा एसेट बेचने पे, ठीक है। और यहां पर क्या अमाउंट जाएगा, तो रियलाइजेशन अमाउंट ऑफ एसेट, जो जितना एसेट्स को बेच करके पैसा प्राप्त हो वही पैसा जाएगा। जैसे मान लीजिए 10,000 की फर्नीचर है लेकिन बेचने पे केवल 8,000 मिला, तो 8,000 यहां पे जाएगा, और 10,000 जो उसकी वैल्यू है वो कहां जाएगा, ऊपर वाले में जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो बाकी बेहतर तरीके से क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि अगर कोई संपत्ति कोई साझेदार ले रहा है तो ऐसे कंडीशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। साझेदार जो संपत्ति अपने पास रख ले रहा है वो उसका पूंजी को कम कर देता है, क्योंकि एक तरह से क्या होगा, आपने संपत्ति ले लिया यानी आपने आहरण कर लिया, एक तरह से संपत्ति का आहरण, तो आहरण से पूंजी कम होता है ना, उसी तरह यहां भी पूंजी कम हो जाना है, ठीक है। तो पूंजी कम हो जाएगा, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया डेबिट, और टू रियलाइजेशन, जैसे संपत्ति बिकता है तो रियलाइजेशन क्रेडिट होता है, उसी तरह यहां भी क्रेडिट हो गया, ठीक है। किस वैल्यू पे, जिस वैल्यू पर संपत्ति को साझेदार ने लिया उस वैल्यू पर यहां पे लिखा होगा। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद जो हमारा लायबिलिटीज है उसको ट्रांसफर करेंगे, तो सारे लायबिलिटीज ट्रांसफर होंगे किधर, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, और सारे लायबिलिटीज खुद क्रेडिट होते हैं वो अब डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये हमारा एंट्री होगा किस वैल्यू पर, तो बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, यानी बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू है उससे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, अब उन सभी लायबिलिटीज के पेमेंट होंगे, तो पेमेंट होंगे, अब लायबिलिटीज जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट बन चुके हैं तो पेमेंट भी रियलाइजेशन का ही होगा, तो इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट खुद डेबिट होगा, और टू बैंक पैसा जा रहा है, भुगतान हो रहा है, तो टू बैंक हो गया किस वैल्यू पर, तो जितना उनको भुगतान हो रहा है उसी वैल्यू को यहां पे लिखना है, ठीक बात। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद सारा घटनाक्रम जो होता है तो उसमें हमारा रियलाइजेशन का अपना कुछ एक्सपेंसेस होता है, जिसको हम लोग जो है वसूली व्यय कहते हैं, तो उस खर्चे का भी भुगतान होता है, तो वो भी हमारा क्या, रियलाइजेशन नाम से ही जाता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमारा वसूली व्यय, बात समझे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा, वसूली व्यय, इसका भुगतान हो गया, ये चला गया। फिर इसके बाद हम लोग क्या करना है, तो देखिए यहां पर अगर कोई साझेदार लोन लिया है तो साझेदार के लोन का पेमेंट होगा, तो लोन का पेमेंट तो नॉर्मल होगा, लेकिन अगर उस लोन के पेमेंट में कोई डिस्काउंट होता है, मान लीजिए 7,000 का 10,000 का लोन है, आपने जो है केवल 9,500 भुगतान करना है, जो फर्म है उसको केवल 9,500 भुगतान करना है तब, और यदि कोई 7,000 लोन लिया है उससे ज्यादा पेमेंट करना है, यानी प्रीमियम अमाउंट भी पे करना है, 10,000 का लोन है मान लीजिए 11,000 पेमेंट करना है, तो ऐसे कंडीशन में जो उस पर होने वाला लाभ या हानि होगा वो आपका रियलाइजेशन अकाउंट के अंतर्गत जाता है। तो उसके लिए आपका एंट्री क्या होगा कि अगर आपका पार्टनर्स लोन है उसका पेमेंट हो रहा है तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और उसके बाद टू कैश, यानी जितना उसको पेमेंट हो रहा है ये कैश या बैंक नाम से हो जाएगा, ठीक है, कैश या बैंक नाम से हो जाएगा जो भी उसको पेमेंट हो रहा है जितना अमाउंट। लेकिन उसमें अगर उसमें कोई कटौती हो गया, यानी लोन 10,000 का है और आपने जो है कितना पेमेंट किया, आपने 9,500 पेमेंट किया, तो 500 का फायदा है ना, लाभ है ना, लाभ हमारा रियलाइजेशन को क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट होगा, वो डिस्काउंट अमाउंट जितना आपने कम पेमेंट किया, ठीक है, वही हमारा रियलाइजेशन में जाएगा, और किधर, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, ठीक है। उसी तरह फिर हमने पार्टनर्स लोन को हमने पेमेंट किया, और यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमने पार्टनर्स लोन को पेमेंट किया तो हमें क्या हो गया, हमें मान लीजिए हमने ज्यादा पेमेंट कर दिया, यानी हमें नुकसान हो रहा है, 10,000 का लोन था हमें 11,000 पेमेंट करें, तो ऐसे कंडीशन हमारा एंट्री क्या होगा कि हमारा पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि उतना का पेमेंट करना है, और जो हम पेमेंट कर रहे हैं एक्स्ट्रा अमाउंट वो हमारे लिए क्या है, लॉस है, इसलिए रियलाइजेशन क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि लॉस है, और टू कैश या बैंक अकाउंट करके चला जाएगा हमारा, टू कैश या बैंक अकाउंट चला जाएगा जितना हम लोग उसका अमाउंट पे कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक्स्ट्रा प्रीमियम अमाउंट हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पर हम प्रीमियम लिख दे रहे हैं, बात क्लियर है, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किया। और फिर क्या है, फिर अगला हमारा जो है लास्ट में हमारा, अगर मान लीजिए कोई साझेदार वो दायित्व को अपनी जिम्मेदारी भी ले रहा है, जैसे साझेदार एसेट्स अपने पास ले सकता है उसी तरह दायित्व की जिम्मेदारी भी ले सकता है कि चलो भाई इस दायित्व का पेमेंट हम करेंगे, तो कोई साझेदार अगर दायित्व की जिम्मेदारी अपने पास ले लेता है तो ऐसे कंडीशन में दायित्व तो अब रियलाइजेशन बन चुका है ना, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट होगा डेबिट, और टू में चला जाएगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करेंट अकाउंट के अंदर, ठीक है।
क्रेडिट साइड में हमारा चला जाएगा उसके पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करेंट अकाउंट के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट होगा कि लास्ट में हमारा रियलाइजेशन पे या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट करके दिखा देंगे ओवरऑल पूरे रियलाइजेशन में जो भी लाभ या हानि हुआ। और इसी तरह हमारा क्या हुआ, अगर हमारा हानि हो गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट डेबिट होगा और टू रियलाइजेशन हो जाएगा हमारा लॉस की कंडीशन में। प्रॉफिट होगा तो ये, प्रॉफिट होगा तो किधर डेबिट में हम लोग बांटेंगे रियलाइजेशन के, और लॉस होगा तो हम लोग क्रेडिट में बांट करके खत्म करेंगे। अब इसी चीज को लेकर के हमने फॉर्मेट बनाया है, इस फॉर्मेट पे देख लीजिए सब चीज। ठीक है, देखिए सारा चीज बैलेंस के अकॉर्डिंग चलेगा, बड़ा आसानी समझ आएगा। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, तो जो भी एसेट्स होंगे बैलेंस शीट के उनको उठा करके डेबिट में डाल देना है। ठीक है, तो ये यहां पर हुआ है, देखिए टू सन्ड्री एसेट्स, जितने भी आपके एसेट्स बैलेंस शीट के अंदर हैं वो सारे एसेट्स को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग दिखा देंगे और बुक वैल्यू पे उन्हें डेबिट में लिख देंगे। ठीक बात। उसी तरह हमारे जितने भी लायबिलिटीज हैं उनके बैलेंस क्रेडिट होते हैं तो उनको हम लोग क्रेडिट में डाल देंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, और बुक वैल्यू पे सभी लायबिलिटीज को अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट में डाल देंगे। सारे एसेट्स चलेंगे, सारे लायबिलिटीज चलेंगे। बात क्लियर है। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर जो भी एसेट्स के प्रोविजंस होंगे वो सब भी हमारे क्रेडिट में जाएंगे। तो जो भी प्रोविजंस या स्पेसिफिक रिजर्व होंगे, ठीक है, स्पेसिफिक रिजर्व बोल लीजिए या प्रोविजंस बोल लीजिए, है ना, वो सब भी हमारे क्या होंगे, वो सब भी हमारा रियलाइजेशन के क्रेडिट में चले जाएंगे। ठीक बात, ये दो बात हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद हमारा जो है पेमेंट होना, रियलाइजेशन होना स्टार्ट होगा, रियलाइजेबल वैल्यू हम निकालेंगे। अब जो भी एसेट्स हम डाल चुके हैं वो सब बेचे जाएंगे, तो बेचे जाएंगे तो पैसा कहां से आएगा, बाई बैंक, सारे पैसा बैंक के अंदर आएगा। वो हमारा रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द एसेट्स, ये सारे के सारे पैसे हमारा रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द एसेट्स में चला जाएगा। यानी जो भी पैसा, जो भी एसेट्स को हमने जितने में भी बेचा वो सब वैल्यू को ऐड करके हमारा बैंक के अंदर डाल देंगे। ठीक है, क्रेडिट में, डेबिट में राइट ऑफ हुआ, क्रेडिट में बेच के आया। ठीक बात। इसी तरह जो भी दायित्व है उसका भुगतान होगा, वो सारे भुगतान हमारा टू बैंक करके क्या होंगे, टू बैंक करके दायित्व के साइड में जितने भी क्रेडिटर्स मतलब सारे दायित्व, ठीक है, ये सारे के सारे दायित्व का यहाँ पर भुगतान हमारा हो गया किधर, डेबिट में। ठीक बात। और इसी तरह दायित्व के भुगतान के साथ साथ रियलाइजेबल एक्सपेंसेस जो होता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, उसका भी भुगतान होता है, तो टू बैंक करके वो एक्सपेंसेस का भी भुगतान करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, हमने क्या क्या किया, दायित्व राइट ऑफ किया, दायित्व का भुगतान किया और एक्सपेंस का भुगतान किया, एसेट्स राइट ऑफ किया, एसेट्स का प्रोविजंस लिखा और एसेट्स का रियलाइजेशन हुआ। ये सारी बातें हो गया, मेन काम हमारा हो गया। इसके बाद हमारा क्या होता है, अगर साझेदार दायित्व एसेट्स ले लेते हैं, अगर कोई साझेदार एसेट्स ले लेते हैं तो वो साझेदार के पूंजी खाता या चालू खाता के नाम से यहां पर चला जाता है। ठीक है, और वो भी रियलाइजेबल वैल्यू ही जाता है जितने में भी उसको लिया गया साझेदार द्वारा। और इसी तरह अगर कोई साझेदार दायित्व के भुगतान की जिम्मेदारी उठा लेता है, ठीक है, तो वो हमारा इस साइड चला जाता है। बात समझे, दायित्व के भुगतान की जिम्मेदारी उठा लिया तो वो हमारा इस साइड चला जाता है, भाई चलो भाई हम पेमेंट कर लेंगे। ठीक बात, तो ये हो गया हमारा। ठीक, इस तरीके से यहां पर हो जाएगा। क्लियर बात, समझ में आया। साझेदार अगर दायित्व का भुगतान का जिम्मेदारी लेता है तो इस साइड जाएगा, साझेदार अगर एसेट्स ले लेता तो इस साइड जाएगा। ये दोनों हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद यदि साझेदार का लोन है और आपने पेमेंट किया और कम अमाउंट पेमेंट किया तो फायदा हुआ, लाभ हुआ, तो वो लाभ हमारा इस साइड जाएगा बाय पार्टनर्स लोन नाम से। याद रखिएगा किस नाम से जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनर्स लोन नाम से जाएगा, डिस्काउंट ऑन दिस लोन, साझेदार के लोन पे जो डिस्काउंट हो उस नाम से जाएगा। और यदि साझेदार का लोन का भुगतान प्रीमियम पे हुआ यानी एक्स्ट्रा अमाउंट पे पेमेंट हुआ तो वो हमारा इस साइड जाएगा, लेकिन किस नाम से जाएगा, बैंक नाम से जाएगा। यही ध्यान रखने वाली बात है, बैंक नाम से जाएगा, प्रीमियम पेड ऑन पार्टनर लोन। ठीक है, डिस्काउंट पार्टनर्स लोन नाम से जाएगा लेकिन पेमेंट प्रीमियम का बैंक नाम से जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें चला गया। और फिर लास्ट में इनका बैलेंस होगा, डेबिट क्रेडिट का। और बैलेंस में यदि प्रॉफिट होता है यानी क्रेडिट साइड ज्यादा डेबिट साइड कम, तो उस प्रॉफिट को हम लोग इस तरह से बांट देते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट लिख करके प्रॉफिट को सभी रेशियो में बांट देंगे। और यदि इधर ज्यादा इधर कम हुआ, लॉस हुआ, तो उस लॉस को हम लोग बाई पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट करके जो है इधर बांट देंगे, है ना बात। बांट करके हमारा ये पूरा का पूरा फॉर्मेट खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, बात क्लियर है। तो ये हम लोग इस तरह से करते हैं। इसके बाद हमारा समझिएगा जो पार्टनर्स कैपिटल है वो सारी चीजें आपको पता है कौन सा चीज किधर जाता है, सेम उसी तरीके से बनेगा। और थोड़ा सा हम ट्रिक भी बता देंगे कि पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनेगा, ये देखना है। सेम वैसे ही है, एग्जाम्पल में हम आपको समझा देंगे किस प्रकार से होगा, बड़ा आसानी से आपको समझ में आएगा। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। और साथ ही साथ जो है पार्टनर्स लोन अकाउंट, वो भाई सिंपल सी बात है, वो सीधे सीधे उसके पेमेंट होते हैं। ठीक है, तो लोन अकाउंट बनता है, उसका सीधे भुगतान होता है, वो भी हम दिखा देंगे कि अभी कैसे होगा, एग्जांपल में वो भी समझ में आएगा। और फिर उसके बाद हमारा क्या बनता है, फिर उसके बाद बैंक अकाउंट बनता है। और बैंक अकाउंट में आपको पता ही है, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जो भी बनेगा उसमें सब चीज बराबर आना चाहिए, एकदम एकदम इक्वल आना चाहिए। चलिए, तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए सारी बातों को समझते हैं। तो देखिए हमारा एग्जांपल यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन हमने लगाया है और इसको हम सॉल्व करेंगे। इससे आपको पूरा विघटन का कैसे कैसे लेखांकन होता है, कैसे कैसे क्या चीज होता है, ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगा। जैसे
सबसे पहले बात किया जाए तो यहां पर लिखा है कि ए बी सी साझेदारी में लाभालाभ बराबर अनुपात में बांटते हैं। जैसे कि हम लोग का बाकी क्वेश्चन होता है वैसे तरह यहां पे होगा कि यहां पर भी हमारा जो ए है, बी है और सी है, ये 1:1:1 इस अनुपात में जो है लाभ हानि को बांटेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है, और उसके बाद बोल रहा है कि 31 मार्च 2021 को उनका चिट्ठा यहां पर निम्नलिखित दिया था, यानी ये बैलेंस शीट दिया होता है। और बैलेंस शीट में क्या है, बैलेंस शीट में सबसे पहले क्रेडिटर्स है यानी लेनदार है 13,000 का, फिर उसके बाद बी का ऋण है यानी बीज लोन है 2500 का। देखिए आपको जो भी लायबिलिटीज होता है वो सब राइट ऑफ करना रहता है। ठीक है, सिवाय किसको, साझेदार के पूंजी को छोड़कर, साझेदारों के ऋण को छोड़कर और साझेदारों से संबंधित जो अविभाजित लाभ वाले हिस्से होते हैं जैसे संचय वगैरह कुछ होते हैं, कुछ अविभाजित लाभ होते हैं उनको छोड़कर। ठीक है, तो यानी क्रेडिटर आपका राइट ऑफ होगा और बीज लोन जो है वो आपका अलग से पेमेंट होना है। ठीक है, फिर दे बिल ये भी आपका राइट ऑफ होगा, बिल्स पेबल क्योंकि ये भी लायबिलिटीज है। फिर संचित कोष यही आपका अविभाजित लाभ का हिस्सा था, संचय लाभ में से काट करके बनता है ना बात। तो ये आपका जो है कहां जा रहा है, ये आपका पार्टनर्स करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट के अंदर जाता है। तो ये आपका लायबिलिटी नहीं है समान रूप से। ठीक बात, तो आपको इन दोनों को छोड़ दिया जाना है लायबिलिटीज में राइट ऑफ करते समय। फिर उसके बाद क्या है, ए का चालू खाता। अब जैसे ए का चालू खाता मिल गया, इसका सेंस क्या है कि मतलब हमारा इस विधि में करेंट अकाउंट बनेगा। तो जो भी लाभ हानि से संबंधित बातें होंगे या फिर जो भी संपत्ति साझेदार लेता है या फिर जो दायित्व का भुगतान की जिम्मेदारी साझेदार लेता है या खुद करता है, यहां पर आपका जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना होकर के पार्टनर्स करेंट अकाउंट आपको लेखा करना है। ठीक है, क्योंकि यहां पे चालू खाता दिया हुआ है। फिर इसके बाद जो है पूंजी आपका ए का जो है 20,000 है, बी का जो है 10,000 और सी का जो है 10,000, मिलाकर टोटल 40,000 की पूंजी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुआ है, क्लियर बात। और इसके बाद क्या है, और इसके बाद जो है आपका यहां पर ये भी जो है नहीं जाना है। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पर क्या बता रहा है, ये एक टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ 1500 नहीं होगा। ठीक बात, फिर इसके बाद क्या बता रहा है, इसके बाद बता रहा है रोकड़ खाता। रोकड़ खाता 1500 रुपए का दिया है, देनदार आपका 12,500 का दिया हुआ है, रतिया आपका 29,000 का दिया हुआ है, फर्नीचर आपका 1,000 का दिया हुआ है, मशीनरी आपका 5,000 का दिया हुआ है, सी का चालू खाता आपका 3,000 दिया हुआ है और ख्याति आपका 10,000 दिया हुआ है। तो देखिए चालू खाता में यदि एसेट साइड में दिया है तो इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस है। ठीक है, जब भी आप करेंट अकाउंट बनाएंगे तो ये डेबिट बैलेंस में शो होगा। ठीक है, और अगर चालू खाता में लायबिलिटी साइड में दिया है मतलब ये कौन सा बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है, यानी ये चालू खाता जब बनाएंगे तो उसके क्रेडिट में इसका बैलेंस होना है। ठीक बात, क्लियर है। इसके साथ साथ यहां पर देखिएगा तो हमने बताया सारी संपत्तियां राइट ऑफ होती हैं, सारी संपत्तियां, किसको छोड़कर, तो कैश या बैंक को छोड़कर। तो इस कैश या बैंक को बस हम लोग राइट ऑफ नहीं करेंगे, बाकी सभी संपत्तियां हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में जाकर राइट ऑफ होता है ना बात। तो चलिए बनाएंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद यहां पर बताता है कि समापन की तारीख। ठीक है, समापन की तारीख पर साझेदारों के मध्य निम्नांकित प्रबंध किया गया। क्या क्या हुआ है समापन के समय, तो सबसे पहले बोला कि ए लेनदारों को भुगतान करने के लिए सहमत हो गया, यानी जो लेनदार है हमारे कितने के, हमारा जो लेनदार यहां पर है 13,000, इसका भुगतान कौन करेगा, इसका भुगतान ए करेगा। ठीक है, इस लेनदार का भुगतान जो है ए करेगा, लेकिन ये बताया नहीं कि ए कितना पेमेंट करेगा, क्योंकि हो सकता है भुगतान कम करना हो, है ना बात, हो सकता है ज्यादा करना हो, क्या पता, कुछ बोला नहीं है। तो अगर याद रखेगा जब भी लायबिलिटीज में किसी भी लायबिलिटीज अमाउंट के भुगतान की बात ना बोला हो तब भी भुगतान होगा, समझे, तब भी उसका भुगतान होगा। और किसी भुगतान की बात बोला हो लेकिन उसमें उसका रकम ना बताओ कि कितने रकम का भुगतान हुआ, तो याद रखिएगा वो पूरा भुगतान माना जाएगा। यानी ए जो है क्रेडिटर्स के लिए कितना पेमेंट कर रहा है, तो ए क्रेडिटर्स के लिए पूरा 13,000 का पेमेंट कर रहा है, क्योंकि यहां पर अमाउंट नहीं बोला है। ठीक बात, और किसी लायबिलिटीज का भुगतान के बारे में कुछ ना बोला हो तो भी उस लायबिलिटीज का कैश या बैंक से भुगतान हो जाएगा कंफर्म, क्योंकि दायित्व तो बकाया नहीं रह सकता है। ठीक बात, लेकिन इसी का उल्टा अगर एसेट्स की बात हो, अगर किसी एसेट्स का रियलाइजेबल वैल्यू ना दिया हो, रियलाइजेशन के बारे में कुछ ना बोला कि उससे कितना वसूल हुआ, तो ऐसे कंडीशन में माना जाता है कि वो एसेट से कुछ भी वसूल नहीं हो, वो एसेट निल हो गया, बेकार हो गया, है ना बात। तो अपने मन से उसकी वैल्यू हम लोग को नहीं लिखना है एसेट्स के लिए, लेकिन लायबिलिटीज के लिए पूरा फुल वैल्यू से उसका भुगतान हो जाना है, ये नियम होता है। ठीक बात, फिर इसके बाद बता रहा है कि बी ने रहतिये को 25,000 में ले लिया। तो देखिए यहां पर बताया कि बी जो है एसेट्स ले लिया है, कौन सा रहतिया, वो भी कितने का, 25,000 का, साफ साफ बोल रहा है। ठीक बात, फिर इसके बाद क्या बोल रहा है कि सी ने ख्याति को 15,000 में ले लिया। अब देखिए सी जो है ख्याति को ले रहा है, ये भी पता है कि 15,000 में ले रहा है। अगर ख्याति, जैसे यहां पर ख्याति दिया है किताबों में, लेखा पुस्तकों में ख्याति का रकम दिया कितना, 10,000। अब इस 10,000 की ख्याति को सी जो है वो 15,000 में ले लिया। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि आपके ख्याति के रियलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं बोला रहता, क्योंकि एसेट्स है, हो सकता है ना बोला हो, तो ऐसे कंडीशन में हम ये मानेंगे कि ख्याति हमारा एक भी रुपया नहीं दिया, ख्याति बर्बाद हो गया, समझे बात, उसका कुछ वसूल नहीं हुआ। तो ये डिपेंड करता है एसेट्स के प्राइस पर कि एसेट्स का प्राइस दिया है कि नहीं दिया। अगर दिया है तभी लिखा जाएगा, नहीं दिया तो उसका कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होगा, जीरो माना जाएगा। लेकिन लायबिलिटीज में ऐसा नहीं होता है, ये बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें। फिर इसके बाद क्या है,
दे बिलों का भुगतान 10 रुपए कटौती पर कर दिया गया। इसका मतलब क्या है 10 रुपए कटौती पर, मतलब दे बिल जो है आपका कितने का है, जो हमारा दे बिल 500 का था, ठीक है, इस 500 को 10 रुपए कटौती पे कर दिया गया, यानी बिल्स पेबल का भुगतान कितने पे किया गया, तो बिल्स पेबल का भुगतान जो है वो कितने पे किया गया, वो आपका 490 पर किया गया। 10 रुपए कटौती मतलब 490 है ना बात। अब यहाँ पे 10 रुपए कटौती है तो केवल 10 रुपए मत लिखिए जाएगा, रिवैल्यूशन नहीं है, यहाँ पे वो अमाउंट लिखना है जितने का भुगतान हुआ या जितना आपको मिला, ठीक है, रिवैल्यूशन नहीं कि डिफरेंस लिखेंगे, यहां पर ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक बात। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद शेष संपत्तियों का नीलाम हुआ और 15,000 रुपए वसूल हुए। सारी संपत्तियां बाकी जो जो हैं उनसे 15,000 रुपए वसूल हुए। तो यहां पे किस संपत्ति की बात हुआ, ख्याति, ख्याति को छोड़ दिया जाए, रहतिया को छोड़ दिया जाए, बाकी सारी संपत्तियां 15,000 रुपए में वसूल हुए, ठीक है। बाकी जितनी भी संपत्तियां थी ख्याति और रहतिया को छोड़ के, ठीक है, रहतिया और ख्याति छोड़ दिया तो बाकी मशीनरी है, फर्नीचर है, देनदार है, इन सबसे कितना वसूल हुआ, इन सबसे आपको टोटल 15,000 वसूल हुआ। और इसके साथ साथ हमारा जो वसूली व्यय जिसको समापन व्यय भी कहते हैं वो कितना 120 रुपए हुआ, तो उसका भी भुगतान होगा, ठीक है। फिर बता रहा है कि बी के ऋण का भुगतान कर दिया गया, जाहिर सी बात है करेंगे ही करेंगे, नहीं भी बोलेगा तो ही करेंगे, तो भी करेंगे, क्योंकि ये होना ही होना है, ऋण का भुगतान होना ही होना है, दायित्व का भुगतान होना ही होना है, ठीक है, आपका कैश का अकाउंट का बैलेंस जीरो आना ही आना है। तो बी के ऋण का भी भुगतान हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है समापन खाता, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं। यहाँ पे समापन खाता को लेकर के आप कंफ्यूज मत होइएगा, समापन खाता को रियलाइजेशन अकाउंट भी कहते हैं, इसको वसूली खाता भी कह सकते हैं। बी का ऋण खाता बनाना है क्योंकि दिया हुआ है, बैंक खाता बनाना है वो तो हर बार बनाना रहता है, चालू खाता और साझा के पूंजी खाता बनाना है, ये सारा चीज आपको बनाना है, तो एक एक करके बनाएंगे। तो सबसे पहले कौन सा खाता बनेगा, सबसे पहले बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। कैसे बनेगा, एकदम रिवैल्यूशन अकाउंट की तरह भी इसका फॉर्मेट होता है, ऐसे हम लोग लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक बात। और उसके बाद क्या करना, उसके बाद उसी तरह फॉर्मेट हम लोग बनाएंगे, 4 कॉलम हो जाएगा यहां पर भी, ठीक, कौन कौन सा, डेबिट के 2 कॉलम, ठीक है, और उसी तरह फिर क्रेडिट के 2 कॉलम, ठीक बात। क्या क्या जाना है, डेबिट में हम लोग इस तरह लिखते हैं और यहां पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स, और यहां पर लिखते हैं हम लोग क्या, अमाउंट, ठीक है। और क्योंकि ये अमाउंट का कॉलम है तो रुपए का सिंबल भी बनेगा, यहां पर हो गया पर्टिकुलर्स, यहां पर हो गया हमारा अमाउंट, और फिर यहां पर हम लोग का रुपए का सिंबल, और इस कोने में हम लोग क्रेडिट भी लिखेंगे, ठीक बात, ये बन गया बात। अब क्या करना है, अब आपको बहुत सिंपल इसको बनाना है, सारे संपत्ति कैश और बैंक को छोड़ करके वो सबको आपको इधर लिख देना है, किधर, डेबिट में। चलो भाई एक एक संपत्ति उठा के लिख देंगे। तो क्या क्या संपत्तियां, तो सबसे पहली संपत्ति हमारा देनदार कितने का, 12,500, ठीक है, देनदार हमारे कितने का, 12,500, देख लीजिए, देनदार 12,500, रहतिया 29,000, फर्नीचर 1,000, ठीक है, देनदार 12,500, रहतिया और फर्नीचर, ठीक है, एक एक को लिखेंगे। सबसे पहले देनदार लिख देते भाई, कितने का, 12,500। फिर उसके बाद क्या, रहतिया है तो टू स्टॉक, कितने का, तो 29,000 का है ना भाई, रहतिया 29,000 का है ना, देख लेते हैं। फिर उसके बाद रहतिया हमारा जो है वो है 29,000 का। फिर उसका फर्नीचर है हमारा 1,000 का, ठीक है, तो फर्नीचर हम लोग डाल देंगे 1,000 का, ठीक, टू फर्नीचर 1,000 का। और फिर उसके बाद हमारा क्या है, फिर उसके बाद हमारे पास मशीनरी है, ठीक, तो मशीनरी कितने का है, तो मशीनरी हमारे पास है 5,000 का। चलो भाई मशीनरी हमारे पास 5,000 का, टू मशीनरी। और फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद हमारा सी का करेंट अकाउंट है, तो सी का करेंट अकाउंट नहीं जाएगा, ठीक है, चालू खाता नहीं जाता है, तो सी का करेंट अकाउंट छोड़ दिया जाए। तो फिर है ख्याति, ख्याति कितने का, 10,000 का, ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे गुडविल 10,000 का, टू गुडविल, ठीक बात। सारी संपत्तियों को उठाकर लिख दिया बुक वैल्यू पर। अब जैसे ये लिख दिया मतलब ये राइट ऑफ हो चुका। अब हमारा क्या करना है, इसी तरह लाइबिलिटीज भी लिख देना, जितनी लाइबिलिटीज वो सारा लिख दीजिए। तो लाइबिलिटीज में क्या क्या है, संचय और पूंजी, इन सब चीजों को छोड़ करके। तो लाइबिलिटीज में सबसे पहला क्रेडिटर्स है, कितने का है, तो क्रेडिटर्स हमारे पास है कितने का भाई, क्रेडिटर्स है 13,000 का। फिर दे बिल है 500 का, बस यही दो चीजें, क्रेडिटर्स और दे बिल, ठीक है, क्रेडिटर्स 13,000 का, दे बिल 500 का, ठीक बात। चलो भाई तो यहां पर हम लोग लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स और बाय बीपी, ठीक है, कितने कितने का है, क्रेडिटर्स 13,000 और बीपी 500, ये हो गया 13,000 और ये हो गया 500। जैसे ही इन दोनों को लिख देंगे फिर क्या करना होता है, जैसे ही इन दोनों को लिख देते हैं तो फिर हम लोग को करना होता है इन सबके रियलाइजेशन खुद करना होता है, कैसे कैसे रियलाइज हुआ, एसेट से किस तरह से मिला, लायबिलिटी से किस तरह से मिला, ये सारी बातें। और ये सारी बातें आपको कहां दिया रहता है, तो ये सारी बातें दिया रहता है एडजस्टमेंट के अंदर कि किसका किस तरह से पेमेंट हो रहा है। तो बोला है ए लेनदारों के भुगतान करने के लिए सहमत हो गया, यानी लेनदार का भुगतान कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना होगा, ऐसे कंडीशन में हम लोग को ये करना होगा कि इस जगह पे लिखेंगे टू एज करेंट अकाउंट, ठीक है, टू एज करेंट अकाउंट,
करेंट अकाउंट से हम सारे भुगतान करेंगे, सारे भुगतान लेना देना हम लोग करेंगे, क्योंकि यहां पर पूंजी खाता के साथ साथ चालू खाता दिया है। अगर चालू खाता नहीं दिया रहता तो यहां पे एस कैपिटल अकाउंट होता, समझे बात। तो एस करेंट अकाउंट। अब एक किस किस चीज का भुगतान कर रहा है, क्या केवल एक चीज का भुगतान कर रहा है या एक से ज्यादा का कर रहा है, तो इसके लिए हम फिर से पढ़ लेते हैं। तो देखिए ए जो है केवल और केवल लेनदार का भुगतान कर रहा है, बाकी किसी चीज का भुगतान नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलो भाई, तो हम लोग एस करेंट अकाउंट में कितने का कर रहे हैं, तो ए करेंट अकाउंट लायबिलिटी का पेमेंट कर रहा है 13,000 में, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे क्या, एस करेंट अकाउंट और फिर लिखेंगे लायबिलिटीज पेड, सॉरी क्रेडिटर का भुगतान कर रहा है ना, क्रेडिटर का भुगतान कर रहा है कितने का, 13,000 में, ठीक है। क्रेडिटर्स पेड कितना, 13,000। ये ए वाला हो गया बात। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद हमारा जो है बी कर रहा है, बी ने रहतिये को 25,000 में ले लिया। अब बी रहतिया ले रहा है, तो रहतिये का रियलाइजेशन होता है क्रेडिट में, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे बाई 20 करेंट अकाउंट, सबको करेंट नाम से करेंगे, ठीक है, बाई 20 करेंट अकाउंट, ठीक। और कितना में ले रहा है भाई ये, तो ये ले रहा है बी रहतिये को 25,000 में, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे स्टॉक टेकन 25,000। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद हम लोग का देखेंगे अगली बात। तो अगला बात बोला है कि सी ख्याति को 15,000 में ले रहा है, ठीक है। तो ये भी एसेट्स ले रहा है, तो ये भी किधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे बाई सीज करेंट अकाउंट, ठीक है। और यहां पर लिखेंगे गुडविल टेकन कितने का, तो ये ले रहा है हमारा 15,000 में गुडविल को, ठीक। सी जो है 15,000 में गुडविल को ले रहा है। इसके बाद क्या बोला है, फिर बोला है दे बिलों का भुगतान 10% कटौती कर दिया। किसने किया, नहीं बोला है, यानी कैश में हुआ यही मान लेंगे, बैंक में हुआ यही मान लेंगे। अब कैश में हुआ कि बैंक में हुआ, इसके लिए हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे रोकड़ लिखा है, तो यानी सारा एंट्री हमारा कैश से होगा। अगर बैंक लिखा रहता तो सारे एंट्री बैंक से होता, ठीक है। तो यहां पर जो वसूली व्यय का भुगतान हुआ है कितने में, 490, मतलब वसूली व्यय का भुगतान हुआ कितने का, अरे यार, दे बिलों का भुगतान 10% कटौती पे, हाँ दे बिलों का भुगतान जो है 10% कटौती पे हुआ है 490 रुपए। ये किसने किया है, तो ये हमारा जो है किसने किया है, तो यहाँ पे हमारा जो है ये कैश से हुआ, ये मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे बीपी लिखा है, बी की वजह से कंफ्यूजन हो रहा था। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसे कैश से पेमेंट हुआ, बात समझ में आया, क्लियर है। और इसी तरह जिनके बारे में नहीं पता किसने किया, वो कैश में होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, से संपत्ति हुआ नीलाम हुआ 15,000, मतलब कैश में हुआ। समापन में 120 रुपए, मतलब कैश में हुआ, क्योंकि कोई साझेदार इसकी जिम्मेदारी नहीं रहे, तो सारा कैश में होगा, ठीक है। बात क्लियर है। तो ये बात हो गया। तो हम लोग का जो है अब कैश में हमारा क्या हो रहा है, भुगतान हो रहा है, ठीक है। तो बीपी का भुगतान हम लोग करेंगे, यहां पर लिखेंगे टू कैश, ठीक है। और कैश में दो चीज का भुगतान हो रहा है, तो इस तरीके से हम लोग लिख देंगे, ठीक है। किसका किसका भुगतान हो रहा है, तो एक हो रहा है यहां पर बिल्स पेबल का भुगतान बीपी का, और दूसरा क्या हो रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का भुगतान। नीचे दिया है ना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो ये दोनों को हम लोग एक साथ लिख देंगे, ठीक है। बीपी का भुगतान हुआ 10%, 10 रुपए कटौती यानी 490 में, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ 120, ठीक है। देख लीजिए बीपी का भुगतान कितने में हुआ है, बीपी का भुगतान 490 में और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 120, ये दोनों कैश में हुआ है, भुगतान वाला बात है, इसलिए हम लोग डेबिट में दोनों को एक साथ लिख दिए। कितना रुपए हो गया दोनों जोड़ करके, तो दोनों जोड़ करके हो गया यहाँ पे 0, 9, 2, 11 का एक हासिल लगा 1, 4, 1, 5, 1, 6, 610 रुपए का टोटल पेमेंट हो गया, ठीक बात। और फिर इसके बाद इधर क्या हो रहा है, फिर इसके बाद हमारा जो है शेष संपत्तियों का नीलाम 15,000 रुपए में हुआ, तो वो भी कैश में होगा, तो हम लोग इस साइड लिख देंगे बाई कैश, ठीक है। और यहां पर लिख देंगे एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है, यानी संपत्ति से वसूली हुई। कितने का हुआ है भाई, तो यहां पर हुआ है 15,000 रुपए, है ना बात, कितने का, 15,000 का वसूली है, तो 15,000 हम लोग ये भी डाल देंगे, ठीक। बाकी हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में और कुछ नहीं जाना है, ये सारी चीजें हो गया, यहीं पर जितनी चीजें वो सारी चीज बातें हो गया। तो बस अब हम लोग को क्या करना है, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो फटाफट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए जोड़ घटाना करना है। इधर क्रेडिट में जोड़ दो, इधर डेबिट में जोड़ दो, क्या आएगा, ठीक है, क्या आएगा फटाफट देख लेते हैं। और हम जो है यहाँ पर क्या करते हैं कि हम जो है डायरेक्ट आंसर की मदद करते हैं, क्या, क्योंकि वन शॉट है ना बात, जोड़ घटाने में समय नहीं गवाते हैं। तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो 2,610 आएगा, ठीक है। वो भी लॉस आएगा हमारा कितने का, 2,610, ठीक है। 2,610 हमारा लॉस आएगा, और इस लॉस को हमें कैसे बांटना है, मतलब डेबिट साइड ज्यादा आएगा, क्रेडिट साइड कम आएगा, यही यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये लॉस हो गया, और इस लॉस को कैसे बांटना है, तो जाहिर सी बात है रियलाइजेशन के प्रॉफिट और लॉस को अनुपात में बांटते हैं, जो उनका लाभालाभ अनुपात होता है। और यहां पर लाभालाभ अनुपात कैसा है, बराबर, ठीक है। देख लीजिए यहां पर हमें पता है कि लाभालाभ अनुपात कैसा है, बराबर है, यानी 1:1:1 यानी 1/3 तीनों में बटेगा, ठीक है। तो 2,610 का 1/3 कर देंगे, ये तीनों में चला जाएगा, 3 से इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 8 3 के 24, फिर 2 और 1,
दो और एक यानी 3 7 21, ठीक है, यानी 870, ये 870 का लॉस हो जाएगा, ठीक है। कैसे जाना है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू, किसमें जाएगा, कैपिटल में नहीं जाएगा क्योंकि करेंट बोला है, इसलिए ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट, ठीक है। कितने में जाएगा भाई, तो ये हमारा कौन कौन साझेदार है, एबीसी, हाँ एबीसी है, तो एबीसी में हमारा चले जाएगा क्या, ए बी सी, यही 870 रुपए, 870 यहां पर भी, 870 यहां पर भी, 870 यहां पर भी, सब जोड़ देंगे तो 2610, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो है रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। और फिर हम लोग को क्या करना होगा, फिर यहां पर नीचे हम लोग को टोटल कर देना है, ठीक है। फिर यहां पर नीचे हम लोग को टोटल कर देना है, जो दोनों साइड बराबर आ जाएगा, है ना बात, जो दोनों साइड बराबर आ जाएगा, कितना रुपए का टोटल होगा, तो टोटल होगा 71,110 का, 71,110, ठीक है, ये हमारा टोटल हो जाएगा, ठीक। चलो भाई, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट, बहुत सिंपल सा है, सारे संपत्ति को डालो, सारे लायबिलिटीज को डालो, फिर जैसे जैसे उनका भुगतान है वो सारी चीजों को लिखो, कंप्लीट हो जाना, एकदम आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल है, ठीक। तो अब इसके बाद क्या बनेगा, तो अब हमारा बनेगा, हम लोग बनाएंगे लोन अकाउंट, ठीक है, क्योंकि लोन का पेमेंट पहले करेंगे, बात समझे, रियलाइजेशन जैसे बन जाएगा उसके बाद लोन बनेगा, 7,000 का लोन अकाउंट बनेगा, उसका पेमेंट पहले करेंगे। तो यहां पर किसका लोन है, इस क्वेश्चन में हमारा जो देखा जाए तो इस क्वेश्चन में हमारा इसके पास का लोन है, किसका लोन है, तो हमारा जो है यहां पर बी का ऋण है 2500 का, तो इसी बी के ऋण का भुगतान होगा। अब बहुत सिंपल सी बात है, इसमें डायरेक्ट भुगतान कर देना और कुछ करना नहीं है, ठीक बात, बहुत सिंपल सा है। आपको क्या लेना है, इस तरह से लेना है और लिखना है बीज लोन, ठीक है, बीज लोन अकाउंट बनाना है, ठीक, और डायरेक्ट इनका पेमेंट ही करना है, इसमें कुछ जाना वाना है नहीं, कुछ इधर उधर की कोई बातें जाएगी नहीं, बस ऐसे करके आपको फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है, ठीक बात, 4 कॉलम बन जाएंगे। इधर हमारा जो है डेबिट अमाउंट, उसी तरह सारी चीजें जाना है, यहाँ पर लिखेंगे डेबिट, यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ठीक बात, सब जगह आपको पता है कि यही इसी तरह से फॉर्मेट बनता है। यहाँ पर लिख दिया अमाउंट, फिर यहाँ पर हो गया रुपए का सिंबल, यहाँ होगा पर्टिकुलर्स, ठीक बात, यहाँ पर हो गया अमाउंट, फिर रुपए का सिंबल हो गया, यहां पर हो गया क्रेडिट, ठीक, ये बात हो गया। और फिर करना क्या है, फिर इसके बाद इस तरह से लिख देना, यहां पर जो लोन है उसका बैलेंस डाल देना, बाई बैलेंस बीडी, जो भी लोन का बैलेंस है जो लायबिलिटीज में दिया है, कितने रुपए का लोन है, तो बी का ऋण जो है आपका, बी का ऋण कितने का है, तो बी का ऋण है आपका 2500, तो यही बैलेंस आपको डायरेक्ट यहां पर डाल देना है, 2500 का बी का ऋण डाल देना है, ठीक है। और इसी 2500 को डायरेक्ट भुगतान कर देना है। भुगतान किस में होगा, जाहिर सी बात है कैश अकाउंट है तो कैश में भुगतान होगा, तो डायरेक्ट यहां पर हम लोग टू कैश करके जो है उसका पेमेंट डाल देंगे, ठीक है, कितना 2500, हो गया, बात खत्म, पेमेंट हो गया, लोन अकाउंट कंप्लीटली ओवर, ठीक है, पेमेंट हो गया, आपका लोन अकाउंट पूरा कंप्लीटली ओवर हो गया, बात खत्म, बात क्लियर हो गया, अच्छे तरीके से समझ में आया। चलो भाई, अब इसके बाद क्या करना है, जैसे ही लोन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा, ये बन जाएगा, तो उसके बाद हमें बनाना है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, बात समझे, तो हम लोग को यहां पर बनाना है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और करेंट अकाउंट क्यों बन रहा है, क्योंकि यहां पर चालू खाता दिया हुआ है, नहीं दिया रहता तो नहीं बनता, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग उसको बनाएंगे, फटाफट देखिए, ड्रॉ करते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा, जितने साझेदार उतने अमाउंट का कॉलम, ठीक है, साझेदार यहाँ पे 3 है तो अमाउंट के कॉलम हमारे 3 हो जाएंगे, फटाफट देख लीजिए। और हम यहाँ पर फॉर्मेट में जो है आपको पता ही है कि किस तरह से चीजें आएगा, पर्टिकुलर अमाउंट करके लिखते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा डेबिट साइड हो गया, यहाँ पे पर्टिकुलर्स होगा, आपको पता ही है, ठीक है, यहाँ पर सभी साझेदारों के नाम हो जाएंगे, ABC, थोड़ा सा शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आपको पता है पर्टिकुलर्स होगा, ठीक है, फिर यहाँ पर ABC हो जाएंगे, और यहाँ पर रुपए का सिंबल हो जाएगा, और ये हो गया हमारा क्रेडिट, ठीक। अब जो पार्टनर्स करेंट अकाउंट होगा तो सबसे पहले उसका शेष लिखेंगे, शेष कहां से आएगा, तो बैलेंस शीट से आएगा। बैलेंस शीट में हम लोग को ये देखना है कि हमारा जो है किधर क्या जा रहा है, तो हमारे पास करेंट अकाउंट की क्या क्या चीज है, तो लायबिलिटीज में जो करेंट अकाउंट होगा वो आप उसका बैलेंस होता है क्रेडिट, और एसेट्स में जो करेंट अकाउंट होता है उसका बैलेंस होता है डेबिट। जैसे लायबिलिटीज में यहां पर हमारे पास 2 करेंट अकाउंट है, ठीक है, इसको हम बाद में एडिट किए, इसको ध्यान रखिएगा। ये हमारा एस करेंट अकाउंट हो गया कितने का, 1500 का, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे 20 करेंट अकाउंट हो गया 1500 का, तो 2 करेंट अकाउंट है, ए का चालू खाता और बी का चालू खाता, ये लायबिलिटीज में, यानी इन दोनों का बैलेंस किधर है, इन दोनों का बैलेंस हमारा किधर जाएगा, तो ये हमारा जाएगा इस साइड, किधर, क्रेडिट में, तो हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी, किसका किसका, ए और सी दोनों, ए और बी दोनों का है, कितना 1500, दोनों का 1500 हमने डाल दिया। और सी का हमारा किधर है, सी का बैलेंस हमारा एसेट्स में है तो वो डेबिट में जाएगा, हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, ठीक है, टू बैलेंस बीडी, कितना है भाई सी का, तो सी का बैलेंस है 3000, ठीक है, सी का बैलेंस कितना है, सी का बैलेंस हमारा 3000, तो ठीक है, तो हम लोग 3000 डाल देंगे इसके में, बात क्लियर है।
फिर इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, फिर हम लोग का बैलेंस शीट से ही उठाएंगे क्या चीजें इसमें जा सकता है। तो संचय वगैरह जो होता है, अविभाजित लाभ हानि होता है, वो हमारा करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो है संचय दिया हुआ है, ठीक है, संचित कोष, संचित कोष दिया हुआ है 3000। तो इस 3000 के संचित कोष को भी हम लोग करेंट अकाउंट के क्रेडिट में बांटेंगे, एकदम वैसे ही जैसे पार्टनर्स कैपिटल में जाता है, सेम टू सेम, है ना बात, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे आप लोगों ने किया है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग डाल देंगे बाई रिजर्व फंड। रिजर्व फंड हो गया कितने का भाई, 3000 है, तो सब में बराबर बराबर, यानी 1-1000 तीनों में चला जाएगा, ठीक है, 1-1000 हमारा तीनों में चला जाएगा, ठीक बात, ये भी हो गया, बात खत्म। अब इसके बाद क्या करना है, फिर इसके बाद हमारा एसेट्स का कोई चीज आएगा नहीं, तो फिर हम लोग डायरेक्ट रियलाइजेशन में आ जाएंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों टॉपिक से रियलाइजेशन बना है। तो रियलाइजेशन से चीजों को उठा के लिखना स्टार्ट करेंगे। तो जो भी रियलाइजेशन के इस साइड है, यानी किधर, डेबिट साइड में, ठीक है, करेंट अकाउंट नाम से, वो सारी की सारी चीजें हमारा करेंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, क्रॉस रिलेशन बनते हुए। और जो भी रियलाइजेशन अकाउंट के इस साइड है, यानी किधर, क्रेडिट साइड में, वो सारी की सारी चीजें हमारा करेंट अकाउंट के डेबिट में जाएगा, ठीक है। जैसे ये एक करेंट अकाउंट जो है 13000, ये किधर जाएगा, ये क्योंकि डेबिट में है तो ये क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। तो बाई लिखेंगे हम लोग क्या, बाई रियलाइजेशन, ठीक है, बाई रियलाइजेशन इस नाम से लिखेंगे। और हमारा क्या हो जाएगा, बाई रियलाइजेशन, ठीक है। और हमारा जो है 13000 रुपए सीधे इसमें चला जाएगा, किसमें, ये हमारा चला गया ए में, ठीक है, क्योंकि वहां पे डेबिट में था। और बाकी दोनों के लिए हमारा क्रेडिट में था, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन। दोनों ने अपना अपना एसेट्स लिया था, ठीक है, तो टू रियलाइजेशन कौन कितने का लिया था, तो हमारा जो है एसेट्स लिया था, हमारा जो ए ने सॉरी बी ने वो 25000 का लिया था, सी ने जो है 15000 का लिया था। तो बी ने 25000 का और सी ने हमारा 15000 का, तो ये भी डाल दिया, ठीक है। इसके अलावा कोई भी दायित्व वगैरह इन सबके भुगतान का जिम्मेदारी नहीं लिया, कोई एसेट नहीं लिया, तो सारी बातें खत्म हो गया। और फिर जब ये सारी बातें खत्म हो तो सबसे लास्ट में एक जगह और हमारा करेंट अकाउंट यूज हुआ है, कहां पे हुआ है, तो इसको ले लिया जाए, इसको ले लिया जाए और इसको ले लिया जाए, तीनों लिख लिए। इसके अलावा एक जगह और यूज हुआ, ये लॉस ट्रांसफर टू किसमें, करेंट अकाउंट, तो ये भी किधर है, ये भी आपका क्रेडिट साइड में ना, तो ये भी हमारा डेबिट में है। तो वैसे भी लॉस को डेबिट में डालते हैं, आपको पता है। तो ये सारा का सारा लॉस 870 ए में, 870 बी में, 870 सी में, ये आपको करेंट अकाउंट के डेबिट में लिख देना है। किस नाम से जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे टू रियलाइजेशन नाम से, ठीक है, टू रियलाइजेशन। और ब्रैकेट में शो कर दिया क्या है, ये लॉस है, कितना, 870 और 870, ठीक बात। और कुछ जाना है क्या, तो बस हो गया, बात खत्म। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम लोग को डायरेक्ट जो है इसका निकाल लेना है आंसर, ठीक है। तो आंसर हम लोग फॉर्मेट में लिख करके जो है निकाल करके डाल देंगे, सारा का सारा आंसर कितना कितना किसका आंसर होगा। तो देखिए हम डायरेक्ट आंसर यूज कर रहे हैं किताब से, क्यों, क्योंकि समय कम रहता है भाई, सॉल्यूशन रखा रहता है, उससे हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं, जोड़ घटाना, बाकी सारे पॉइंट्स आपको समझा रहा है कि इधर कैसे लिखना है। तो करना क्या है, इधर हमारा क्रेडिट में जाता है, इधर डेबिट में कम है, जाहिर सी बात है इसका जो है आंसर इस साइड लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे किस नाम से, तो करेंट अकाउंट का जो शेष होता है, जो बैलेंस होता है, वो कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो आंसर हमें जो निकालना है वो कैपिटल अकाउंट नाम से लिखना है, ठीक है, टू कैपिटल। कितना है भाई, तो इसको जब हम लोग 15 1 16 और 3 16 13 हमारा 29,000 में से 870 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 29,000 में से हम लोग 870 जब घटाएंगे, सॉरी 1500 है यार, हाँ वही ना, 1500 है, यानी 2500, 15,500, सॉरी 15,500 में से हम लोग 870 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 14,630, ठीक है, 14,630। बात क्लियर है। बाकी दोनों में इधर ज्यादा उधर कम है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, 25,870 में से हम लोग कितना घटाएंगे, 2500 घटाएंगे। तो यहां पर आंसर हमारा बाई कैपिटल करके किधर जाएगा, इस साइड जाएगा। हमारा 25,870 में से जब 2500 घटाएंगे तो वो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 23,370, ठीक बात। और इसी तरह हमारा जो है 15 3 18, 18,870 में से 1000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 17,870। तो ये बैलेंस हो गया। तो बैलेंस हो गया तो इसके ब्रैकेट में लोग शो कर देंगे कि ये बैलेंसिंग फिगर है, ताकि पता रहे कि भाई ये बैलेंस वाला बात है, ठीक है। यहां पर इस तरह से हम लोग बैलेंसिंग फिगर डाल देंगे दोनों के ब्रैकेट में, ठीक हो गया हमारा कंप्लीट अकाउंट। और फिर यहाँ पे हम लोग टोटलिंग कर देंगे, दोनों साइड बराबर आएगा। तो आप लोग टोटल करिएगा, एकदम बराबर बराबर आएगा, है ना बात, कितना कितना, तो यहाँ है 15,500, यहां कितना है, यहाँ है 25,870, और यहां कितना है, यहां हमारा है 18,870, ठीक है। और सेम इसी तरह इधर भी हो जाएगा 15,500, फिर हमारा 25,870, और फिर हमारा जो है वो कितना हो जाएगा, फिर हमारा जो है 18,870, ठीक बात। तो ये हो गया हमारा करेंट अकाउंट। अब क्या करना है, इसी के बैलेंस को लेकर के हमें डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट बनाना है। और कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट बनाने के बाद बहुत आसान हो जाता है, बहुत सिंपल सा, क्योंकि सारा टिटिम्मा इसी में हो गया।
डायरेक्ट इसके बैलेंस को उठाना, कैपिटल में डालना और फिर पेमेंट कर देना, बस सिंपल से हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट एकदम करेंट अकाउंट के जैसा ही बनेगा। ठीक बात, कैसा बनेगा भाई, तो फॉर्मेट हमारा उसी तरह जो है अमाउंट के लिए 3-3 कॉलम, और हम यहाँ पर जो है बाकायदे लिख नहीं रहे, डेबिट क्रेडिट वगैरह ये सारी चीजें लिखेंगे नहीं, आपको पता ही है कौन सा कॉलम किसके लिए है, क्या क्या लिखना चाहता है। ठीक बात, ये हमारा डेबिट हो जाता है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स होगा, आपको जो है साझेदार का नाम पता है, यहाँ पर जो है पर्टिकुलर्स होगा, यहाँ पे साझेदार का नाम हो जाएगा, और ये हमारा क्रेडिट कॉलम है। फिर क्या होना है, पार्टनर्स कैपिटल में क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले बैलेंस डालना है ना बात, सबसे पहले बैलेंस डालना है, जो उनकी पूंजी खाता का शेष है, जो बैलेंस शीट में कितना है 20,000, 10,000 और 10,000। ठीक है, 20,000, 10,000, 10,000, तो ये हम लोग को सबसे पहले डालना है। ठीक बात, तो हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी 20,000, 10,000 और 10,000। फिर इसके बाद क्या करना है, फिर इसके बाद कुछ नहीं, डायरेक्ट यहां पे जो कैपिटल वाला बैलेंस है वही डाल देंगे। तो इधर के बैलेंस को किधर डालना है, ऊपर नीचे जब भी दो अकाउंट होता है आपस में क्रॉस रिलेशन होता है, तो ये डेबिट वाला जो बैलेंस इधर साइड से हो गया उसे हम लोग क्रेडिट साइड में डालना, और इधर जो क्रेडिट में लोग यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है उसे हम लोग को डेबिट साइड में डालना है। ठीक है, तो ए जो है उसका क्रेडिट में होगा 14,630। ठीक है, 14,630 लिखेंगे बाई करेंट अकाउंट। ठीक है, बाई करेंट 14,630। ठीक बात, यही था ना 14,630, और इधर हमारा 23,370, 18,870, ये हमारा जाएगा किधर, डेबिट में, तो लिखेंगे टू करेंट। ठीक है, 23,370 और 18,870, यही था। ठीक है, ये था क्या अलग था, 17,870, 23,000 और 17,000। ठीक है, 17,870, और फिर क्या करना है, फिर इनके बाद इनका पेमेंट कर देना, तो बैलेंस निकलेगा, पेमेंट होगा, तो इधर ज्यादा इधर कम। ठीक है, तो भाई इसका पेमेंट हमारा बाई कैश करके इस साइड आएगा। मतलब ये क्या हो रहा है कि जो फर्म बंद हो रहा है ना, तो बी का जो है डेबिट में ज्यादा है 23,370 और क्रेडिट में कम है 10,000, यानी बी पैसा और देगा, फर्म बंद होने पे उसको कुछ मिल नहीं रहा है, उसे पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर बाई कैश करेंगे। ठीक है, और कितना रुपए बी दे रहा है भाई, तो बी जो है इसमें से घटा दिया तो हमारा 13,370 बी दे रहा है, और सेम सी का भी देख लीजिए, यहाँ पे 17,870, यहाँ पे 10,000 है, तो 8,870 क्या कर रहा है, ये दे रहा है हमारा, ये भी कौन, सी भी। लेकिन अगर ए की बात किया तो ए को पैसा मिल रहा है सारा का सारा, तो वो पैसा ले जाएगा कैश, कितना, तो 34,630, ये हमारा ये पैसा ले जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर हो गया इनका भी टोटल, बात खत्म। ठीक है, टोटलिंग आप लोग कर लीजिएगा, एकदम वैसा ही आएगा, है ना बात, क्लियर बात। तो ये हमारा आ गया केस का कैश अकाउंट, मतलब ये पार्टनर्स करेंट कैपिटल अकाउंट। अब हमें क्या करना है, अब हमें कैश अकाउंट बनाना है, और कैश अकाउंट जब बनाएंगे तो बैलेंस एकदम बराबर आएगा। ठीक है, तो चलिए कैश अकाउंट बनाते हैं, उसमें कोई बैलेंस नहीं बचेगा। ठीक है, तो कैश अकाउंट जब बनाएंगे तो इसका फॉर्मेट कैसे होगा, इसमें केवल 4 कॉलम होंगे। ठीक है, यहां पर हो गया हमारा डेबिट साइड, इधर के लिए होगा हमारा क्रेडिट साइड। ठीक है, ये हमारा डेबिट साइड हो गया, पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखा जाएगा, और फिर यहां पर हो गया हमारा क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखा जाएगा। ठीक, और सबसे पहले जब कैश अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले उनका बैलेंस डालेंगे। बैलेंस कहां से आएगा, बैलेंस आएगा आपका बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस है कितना, 1,500 रुपया, तो 1,500 को हम लोग को यहाँ पे डालना है, ये 1,500 ना, ये 1,500 को हम लोग बैलेंस बीडी करते हुए डालना है किधर, डेबिट में। ठीक है, कैश अकाउंट में बैलेंस क्या है, पैसा आया तो इधर डालो, पैसा गया तो इधर डालो। ठीक है, तो सबसे पहले बैलेंस लेकर करने के बाद तो बैलेंस हम लोग डालेंगे टू बैलेंस बीडी, कितने का है 1,500। जैसे ही ये लिख दिया, उसके बाद हमें क्वेश्चन ना भी पड़े तो हमारा फटाफट आंसर आ जाएगा। क्या करना है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट खोल लेंगे। अब रियलाइजेशन अकाउंट जब खोलेंगे तो देखिए इसमें कैश कहां कहां लिखा है, कैश कहां कहां लिखा है, तो इसमें आपका कैश देखिए इस जगह पे लिखा है ना बात। ये कौन सा साइड है, डेबिट साइड है, डेबिट साइड का कैश का बैलेंस किधर जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, है ना बात। तो हम लोग डायरेक्ट क्रेडिट में डालेंगे बाय रियलाइजेशन करके, बाय रियलाइजेशन। ये बहुत सिंपल सा है, क्रॉस रिलेशन समझ लेंगे तो बड़ा आराम से काम हो जाएगा। ठीक है, बाय रियलाइजेशन कितने रुपए का हमारा कैश था, तो कैश हमारा जो था वो टोटल देख लीजिए भाई, यहां पर जो है 490, यहां पे 120, दोनों मिला के 610 का था, तो हम लोग बाय रियलाइजेशन करके 610 यहां पे डाल देंगे। यानी इसमें क्या हुआ, वहां पर हम लोग क्यों डाले थे, क्योंकि भुगतान हुआ, तो ये भुगतान होगा तो पैसा कम होगा तो इस साइड जाएगा, रूल से भी समझते चलिए, बाकी क्रॉस रिलेशन से बड़ा आसानी से समझ में आता है। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद कैश और कहां है, तो इस जगह पे कैश और देखा जाए तो हम लोग का कैश इस जगह पे है ना बात, कितने रुपए का, तो यहां पर कैश टोटल हमारा जो है 15,000 का रियलाइज हुआ है, तो ये क्रेडिट में है तो ये किधर जाएगा, ये डेबिट में जाएगा इस साइड, बाय टू रियलाइजेशन।
ठीक है, कितने का? 15,000 का, तो ये 15,000 इधर चला गया, बात खत्म। इसके बाद हमारा और कहां पे है भाई? तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, क्या कहते हैं, इसमें और कहीं कैश नहीं था, ठीक है, ये 2 जगह कैश था। फिर इसके बाद हम लोग लोन अकाउंट खोलेंगे। लोन अकाउंट में कहीं कैश है क्या? तो बिल्कुल, लोन अकाउंट में हमारा इस साइड कैश है, किधर? डेबिट में। तो डेबिट में तो किधर जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। तो हम लोग क्रेडिट में डाल देंगे बाई 20 लोन, और जाहिर सी बात है 20 लोन का पेमेंट हुआ है, इस रूल के अकॉर्डिंग भी इधर जाएगा। कितने का? 1500 का भुगतान हुआ ना, 1500। 20 लोन कितने का था देख लेते हैं। तो 20 लोन हमारा 2500 का था, सॉरी, तो 2500 हमारा जाएगा, ठीक है। 20 लोन कितने का था? 2500, तो 2500 हमारा इधर चला गया, ठीक। फिर जब ये कंप्लीट हो गया तो फिर हम लोग करेंट अकाउंट खोलेंगे। करेंट अकाउंट में कहीं कैश है क्या? सॉरी, कैपिटल खुल गया। करेंट अकाउंट में हमारा कहीं कैश है क्या? तो इस पूरे क्वेश्चन में कहीं कैश नहीं है, मतलब इस अकाउंट में तो कैश नहीं, तो इसमें कैश का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम लोग बदल देंगे। फिर इसके बाद देखेंगे कैपिटल अकाउंट, इसमें कैश है क्या? तो बिल्कुल है, यहां पर कैश है। ये किस साइड है? क्रेडिट में, तो किधर जाना है? डेबिट में। तो डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू बीस कैपिटल। देखिए, बी ने पैसा लाया इसलिए इधर चला गया उस रूल के अकॉर्डिंग में, और टू सी कैपिटल, सी ने पैसा लाया तो इसलिए चला गया, ठीक है। कितना कितना है? तो हमारा जो है बी वो लाया 13,370 और सी लाया 8,870। 13,370 और 8,870, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद और क्या है? और यहां पर कैश है हमारा डेबिट साइड में, ठीक है, कितने का? 34,630। तो ये किधर जाएगा? ये इस साइड चला जाएगा बाई एस कैपिटल, 34,630, ठीक है। तो 34,630 यहां पे चला जाएगा। अब करना होगा इनको टोटल, बाकी सब जगह कंप्लीट, और कहीं कुछ नहीं है, सारा खाता बंद, सारा हिसाब किताब बंद। अब हमें टोटल करना होगा। अब ये टोटल करेंगे तो दोनों साइड बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आया तो क्वेश्चन सही है, अगर नहीं आया तो क्वेश्चन गलत है, ठीक बात। तो फटाफट टोटल कर लिया जाएगा। तो टोटल करने पे हमारा कितना आ जाएगा? दोनों साइड बराबर, तो टोटल करने पे बराबर आ जाएगा 37,740, ठीक है। 37,740 हमारा जो है यहां पर हो जाएगा, ठीक बात, क्लियर है? एक सेकेंड, एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहां पर, जो है 17,870 में से 10,000 जाएगा, तो यहां पर 7,870 होगा, ठीक, छोटा सा गड़बड़ी है। यहां पर जो है 7,870 होगा, ठीक है, और यही 7,870 यहां पर भी होगा, ठीक, बस, और कोई दिक्कत नहीं है, बात समझे? तो इस तरह से टोटल हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो टोटल करेंगे हम लोग तो 37,740 जाएगा, 37,740। यहां पर भी वही हो जाएगा 37,740, जोड़ लीजिएगा, एकदम बराबर आ जाएगा, ठीक बात। तो इस तरीके से हमारा होता है पूरा का पूरा रियलाइजेशन अकाउंट का क्वेश्चन समाप्त। बात क्लियर है? सबको समझ में आया? तो आप लोगों को इसी तरह के क्वेश्चन का होमवर्क लगाना है, अपने किताब से सॉल्व करिए, बड़ी आसानी समझ में आएगा, सबसे आसान चैप्टर ये है, और एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, हम जबरदस्त तरीके से सारे क्वेश्चन लगा डालिए, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने क्या देखा? हम लोगों ने फर्म का समापन खत्म किया, फर्म का समापन को ही समाप्त कर दिया, यानी अब हम लोग का जो है ये चैप्टर का अंत होता है। और हम लोग क्या करेंगे? आपके होमवर्क में हम यही बोलेंगे, सारे क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, अच्छे तरीके से करिएगा, और यहां पर हम लोग का क्लासेस होता है ओवर कंप्लीट। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।